तो भैया आज का सेशन किसके ऊपर है पता आपको? सुनो ध्यान से, सीधी बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। इस टाइम पर बहुत सारी चीजें जो आप अभी भी गलती कर रहे हैं। रिमेंबर अभी क्या हो रहा है, अभी मैं जो भी मैसेज चैट देख रहा हूं, आपकी डाउट्स वगैरह देख रहा हूं, आप ऐसे टॉपिक्स के रिगार्डिंग उन चीजों पर ज्यादा टाइम लगा रहे हैं इस टाइम अपना। पहले बात सुनो फिर स्टार्ट करते हैं। जिन टॉपिक्स के ऊपर, जिन चीजों के ऊपर आपको दिमाग इस टाइम पे लगाना नहीं चाहिए। अभी भी आप अपने पास में किसी भी एक्ट के, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो बेटा शिवानी प्लीज। अच्छा सुनो, अभी भी आप लोग अपने पास में एक्ट्स के इंट्रोडक्शन की बातें कर रहे हो, जबकि एक्ट्स के इंट्रोडक्शन के ऊपर किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं आने वाला। कोई एक्ट कब बना, क्या उसके मेंबर्स थे, कितने मेंबर्स, मैक्सिमम लिमिट है, ये चीजें आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाली। एंड यू आर कंटिन्यू डिस्कसिंग अबाउट दोस थिंग्स, बार बार रिपीटेशन मोड के ऊपर आप वो काम कर रहे हो। ये गलती मत करो बेटा। इन शॉर्ट, अब सीधे मुद्दे की बात सुनो। तो आज जो सेशन और अभी आपके टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता? अभी के लिए एक बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो लंबी सांस लो और सुनना स्टार्ट करो। अभी आप लोग एक ही चीज को लेकर परेशान हो, वो चीज ये है कि सर हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे करने हैं। रिमेंबर, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हमसे इजीली हो जाएं, क्या हमारी प्रिपरेशन सही है या नहीं है, इन सारी चीजों का एक ही जवाब दूंगा, सुनना ध्यान से। अब आपको इन चीजों के रिगार्डिंग नहीं देखना और अभी आपको बुक लेके नहीं बैठनी है। रिपीट कर रहा हूं, बुक में दोबारा से अपनी चीजों को पढ़ना चालू मत करो। कैसे पढ़ना है बताता हूं, सुनो ध्यान से। यस सर, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग, इसलिए सुनो ध्यान से बात को। सर सीधी बात, नो बकवास, आपका एक ही क्वेश्चन है कि हमारे पास में इस टाइम से, अभी से लेके क्या पढ़ाई करें, मतलब अभी कहां से स्टार्ट करना है। हमारे पास में आज की रात है और सर हमें नींद भी पूरी करनी है, तो हमें स्टार्ट कहां से करना है। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बातें हो चुकी थी, लेकिन अब मैं और बातें करूंगा, सुनना जो गलती करने वाले हो। दो बातें, आपके सब्जेक्ट आपका बिजनेस लॉ एंड बीसीआर, प्लीज कुछ नहीं करना, मैं चैट नहीं पढ़ूंगा और प्लीज सुनते रहो ध्यान से बात को। बिजनेस लॉ एंड बीसीआर में दोनों की बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं और टाइम मैं नहीं चाहता आपका टाइम जरा भी वेस्ट हो इस चीज के अंदर। बिजनेस लॉ एंड बीसीआर को लेके जो बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो ये है कि सर हमारे 5 एक्ट्स हैं, हमारे पास टाइम लिमिटेड, अगर आप सोचते हो अभी बैठ के क्लास कवर करना स्टार्ट कर दोगे, गलती है बेटा, मत करना। खुद इतने फंस जाओगे, कंफ्यूजन में आ जाओगे, लगेगा कि मैंने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है, ये फील खुद से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट सिंपल सी बात, 5 एक्ट्स हैं। आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अब सुन लो तरीका कैसे पढ़ना है इस टाइम, अभी इस क्लास के बाद कैसे रिवाइज करना है चीजों को, अभी से जैसे क्लास फिनिश होगी रिवाइज कैसे करना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके पास में पार्टनरशिप एक्ट की बात, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात, सोगा की बात, कंपनीज एक्ट की बात, प्लीज सुनते रहो, मैं बड़ा शॉर्ट में लिखूंगा ये पार्ट सारा। 5 एक्ट्स कैसे डिस्कस किए जाएंगे, साथ ही साथ हमें सर अपना बीसीआर भी रेडी करना है। एग्जाम में पहले कौन सा स्टार्ट करें, बाद में कौन सा स्टार्ट करें, किस पे कितना टाइम दें, वो सारी बातें भी करने वाला हूं मैं। सुनते रहो ध्यान से बात को। पहली बात, इन 5 एक्ट के अंदर याद करो आप लोगों को, हमने एक चीज डिस्कस किया था इसके बारे में, इन एक्ट के अंदर कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और इस टाइम पर सर कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमें आने चाहिए या हमें उन्हीं पे मेन फोकस करना है, बाकी टॉपिक को साइड में करना है। यह है आज का काम, कौन से पार्ट्स को कवर करना है, कौन से को नहीं करना। तो पहली बात, एक बात सुनो ध्यान से, मैं इधर मार्क्स लिख रहा हूं, जजमेंट लगाना। 23 नंबर का काम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, सर आईपी और सोगा में से मार्क्स इंटरचेंज हो सकते हैं, कभी इसमें 10 से 12 नंबर का काम आता है, कभी इसमें 10 से 12 नंबर का काम आता है। रिमेंबर, तो इनके एक्ट के टॉपिक बदल सकते हैं, लेकिन टॉपिक कौन से होंगे जो कवर करना है वो बताने वाला हूं मैं। कंपनी एक्ट के अंदर बेटा 15 नंबर का काम अपने पास बनता है, 10 to 15 नंबर का काम हमारे पास बनता है। इसमें कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो पता है पहले से आप लोगों को, बताता हूं कौन से हैं। एलएलबी के अंदर भी आप अपने पास 5 नंबर काम लेके चलो, 60 मार्क्स का बिजनेस लॉ वाला पार्ट है, 40 मार्क्स बीसीआर को लेके है। तो बात सुनो अब काम की, जो बोलने वाला हूं। टॉपिक के नाम बताऊं अभी इस टाइम पर, या आपको आइडिया है कि कौन कौन से पार्ट कवर करने हैं, या लिखवा दूं, बताओ फटाफट से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, सोगा, इनके रिगार्डिंग कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, अभी वो लिखवा दूं, मेंशन करवा दूं, ठीक है। आओ तो लिखना चालू करते हैं फटाफट से। आज की पहली बात मैं करूंगा आपके पास में, इनमें से इस टाइम पर अभी कौन से फटाफट से रिवीजन देने हैं। ओके चलो भैया, ओके बता देता हूं। फर्स्ट नोट करो, नोट करो, पहला पार्ट अभी क्या पढ़ना है, आईसीए एक्ट 1872 में क्या पढ़ना है, बाकी में क्या पढ़ना है। और एक काम करो, इस सबको पढ़ने से पहले आप इसमें करेंगे एबीसी एनालिसिस। ये एबीसी एनालिसिस बड़े काम की चीज आप लोगों के लिए, एग्जाम से पहले आज रात के अंदर क्या काम आपकी काम की है। एबीसी के अंदर अपने टॉपिक को डिवाइड करेंगे, पहला कौन सा पढ़ना है, उसके बाद कौन सा पढ़ना है और लास्ट में कौन सा छोड़ना है। मतलब सी पार्ट अगर छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए वाला पार्ट गलती से भी छूटना नहीं चाहिए आप लोगों के पास में। उसके बाद ए मतलब आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से हैं,
ये इंपॉर्टेंट कौन से हैं और लेस इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट इस बेस पे हम पढ़ने वाले हैं। आई बात करता हूं, लिसन टू मी सर, और फटाफट से मैं आपको एक हल्का सा रिवीजन भी दूंगा पूरे टॉपिक के रिगार्डिंग, बताता जाऊंगा हैंड टू हैंड, सुनते रहो ध्यान से। पूरा का पूरा पार्ट पूरा बिजनेस लो के रिगार्डिंग एक कवर कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूं क्लास के अंदर अभी, तो बड़ी काम की क्लास, सुनते रहो ध्यान से। आईसीए के अंदर हमें टॉपिक स्टार्ट करना है। आप लोग अभी तक अपने पास में स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, लास्ट से पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं पढ़ना। सुनो कैसे पढ़ना है। जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब एबीसी एनालिसिस में ए पार्ट में जो आते हैं उनको कैसे कवर करना है। सबसे पहले अपने पास ध्यान रखना, अभी तक तैयारी आगे से की है, अब तैयारी पीछे से करोगे। तैयारी पीछे का मतलब आप लोग करोगे, मैं ठीक टॉपिक के नाम लिखूंगा, सुनते रहो ध्यान से। आप लोग सिर्फ पढ़ोगे रेमेडीज के बारे में, द रेमेडीज अवेलेबल इन केस ऑफ ब्रीच, और बहुत स्पीडली रीडिंग करनी है इसके अंदर, डूबना नहीं है इसके अंदर। पहला टॉपिक रेमेडीज अवेलेबल इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नोट करते हो सर, नोट करते रहो। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा आपका टॉपिक बदल जाएगा और आप आ जाओगे अपने पास नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जहां पर आप अपना पार्ट कवर करोगे कंसिडरेशन को लेके। कंसिडरेशन में से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का मिलेगा, और याद रखना डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए 5 से 6 नंबर का काम इसमें पक्का आने वाला है। हाँ जी सही, क्वेश्चन पक्का आने वाला है। हाँ बस ओवरलुक करूंगा, एग्जैक्टली बेटा, यस बेटा। तो रूल्स वाला पार्ट जिसमें केस स्टडीज है, कौन से रूल बोल रहा हूं, जिन रूल के अंदर केस स्टडीज पढ़ी है आप लोगों ने, पढ़ाई है क्लास के अंदर, सिर्फ वो वाले पार्ट पढ़ोगे। उसके अलावा इसके एक्सेप्शन वाले पॉइंट तो सारे करोगे बेटा, एक्सेप्शन वाले पॉइंट सारे करोगे। अभी तक एक्सेप्शन के अंदर एक एक्सेप्शन है जो पूछी नहीं गई है बार बार में, नेचुरल लव वाला पार्ट भी पूछ चुका, बाकी पार्ट भी पूछ चुका, लेकिन अभी एक पार्ट नहीं पूछा उसने कि याद करो कौन से वाला, रिटर्न प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट। रिटर्न प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट वो अभी तक नहीं पूछा गया। तो एक्सेप्शन वाले पार्ट के अंदर पूरा पार्ट रीडिंग करेंगे, लेकिन उस वाले पार्ट को अच्छे से तैयार करेंगे अपने पास में। कंसिडरेशन में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, मीनिंग नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, रूल्स एक्सेप्शन करो एंड दैट्स इट। आगे आओ। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज, जैसे ही करोगे आप आओगे अपने परफॉर्मेंस वाले चैप्टर के ऊपर, वहां पढ़ोगे हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें भी केस स्टडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, याद करो, कि अगर मान लो कोई पर्सन, जिसका क्वेश्चन ये था, एक पेंटर था पोर्ट्रेट बनाने वाला, उसका अगर वो मर गया तो क्या होगा। जहां पर आपके पास में स्किल एंड जजमेंट इंक्लूड होती है, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, रिमेंबर दैट। तो हु कैन परफॉर्म के पार्ट में अपना ये टॉपिक रेडी करेंगे। इसके सभी जो प्रोविजंस हैं, सारे प्रोविजन इंक्लूडिंग द जॉइंट प्रोमिजर प्रोविजन। जॉइंट प्रोमिजर पिछले टर्म के अंदर नहीं आया, तो इस बार आने के चांस बनते हैं उसके अंदर। जॉइंट प्रोमिजर, टाइम एसेंशियल हो तो क्या होगा, प्लेस के बारे में नहीं बोला तो क्या हुआ, ये पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं आप लोग, पढ़ा चुका हूं पूरा पार्ट। तो इसके अंदर हु कैन परफॉर्म वाला टॉपिक पहले कवर करेंगे। उसके बाद आप मत पढ़ना मीनिंग क्या होता है परफॉर्मेंस का, टेंडर किसको बोलते हैं, वो नहीं पढ़ना आप लोगों ने। सीधा मुद्दा बनता है इसके ऊपर, हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे वो टॉपिक खत्म होगा, इसके अंदर पढ़ेंगे एक्सेप्शन। किसके एक्सेप्शन पढ़ेंगे, एक्सेप्शन ऑफ सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी। साथ साथ सुनते रहो, एक्सेप्शन ऑफ सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी, ये पार्ट इसके बाद कवर करेंगे। ये सीक्वेंस बता रहा हूं, सीक्वेंस चलेगा। पहले प्रोविजन पढ़ोगे, उसके वाले कौन से, हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टर दैट आप पढ़ेंगे एक्सेप्शन वाले टॉपिक के ऊपर आएंगे। एक्सेप्शन जब आपका हो जाएगा तो आपको सिर्फ एक पार्ट पढ़ना है, दैट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, दैट्स इट। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, बाकी टॉपिक को अब इस टाइम पे गले मत लगाना, बस अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मैंने सीक्वेंस चेक किया, हु कैन परफॉर्म, एक्सेप्शन ऑफ सुपरवेनिंग एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वाला पार्ट। इस चैप्टर में इतना ही पढ़ोगे, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ोगे आप लोग। आगे आओ। इसके बाद यहां पर कहानी खत्म नहीं होती, आगे चलते हैं। मैं चैप्टर बाय चैप्टर डिवाइड कर रहा हूं, फटाफट देखते रहो। रेमेडीज, कंसिडरेशन, हु कैन परफॉर्म। इसके बाद में चैप्टर तक आपके पास में कैपेसिटी ऑफ पार्टीज वाला टॉपिक। कैपेसिटी ऑफ पार्टी में पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ पढ़ना है उसके अंदर माइनर का, एग्रीमेंट्स और उनका इफेक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट विद द माइनर, इफेक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट विद द माइनर। माइनर वाले पार्ट के अंदर सुनो ध्यान से, सिर्फ इस टॉपिक को फटाफट रिवाइज करोगे, कुछ नहीं करना। अगर सोचते हो ना पढ़ने बैठोगे, अब पढ़ने मत बैठना बेटा, अब सिर्फ रिवीजन चलेगा फटाफट से। इफेक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट विद अ माइनर, माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। और इफेक्ट में सारे नहीं पढ़ने, इफेक्ट के अंदर मेनली आपको स्टार्टिंग पढ़ना है, एक तो केस लो वाला पार्ट पढ़ना है, जहां पर आप पढ़ते हो मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष वाला केस पढ़ते हो। उसके अलावा आपने पढ़ना है कि माइनर पार्टनर बन सकता है नहीं बन सकता, ठीक है। उसके बाद पढ़ोगे, अपने पास में सबसे बड़ा पॉइंट बनता है नेसेसरीज वाला पॉइंट। इन केस ऑफ नेसेसरी सप्लाई टू ए माइनर क्या प्रोविजन बनते हैं। बस इसके अलावा, इस टॉपिक के अलावा इस चैप्टर में कैपेसिटी ऑफ पार्टी में कुछ भी नहीं पढ़ोगे आप, कुछ भी नहीं पढ़ना आप लोगों ने। आगे आता हूं, बात आगे चढ़ती है, सीक्वेंस चेक करो। रेमेडीज, कंसिडरेशन, हु कैन परफॉर्म, इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, जो बता रहा हूं वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ मत करो। बस इतना सुन लो ध्यान से। सर ये पढ़ा रहा हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो अकेला आपको पास करवा देगा, पास नहीं होना, हमें स्कोर करना है। इसके अलावा ये पढ़ने के बाद बताऊं क्या पढ़ना है आपने। आगे सुनो, फटाफट सुनते रहो ध्यान से।
जैसे पार्ट खत्म होगा आप अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओगे, जहां पर आप पढ़ोगे अपने पास में फ्री कंसेंट वाले चैप्टर के अंदर। फ्री कंसेंट में से क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा इस बार, क्योंकि फ्री कंसेंट के अंदर आप पढ़ोगे कौन सा पार्ट, सर कौन सा पढ़े, सिर्फ 3 पार्ट पे मेन फोकस रखोगे। 3 पार्ट कौन से सर, 3 पार्ट कौन से? पहला है फ्रॉड। फ्रॉड के अंदर 3 तरीके से पढ़ाई की थी हम लोगों ने, फ्रॉड क्या है, उसके बाद मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट एक्सेप्टेंस एंड युब्रम आई फिदई, वो 3 पार्ट थे, बस उन 3 पार्ट को कवर करोगे। इसके बाद आप पढ़ोगे अपने पास में अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला पार्ट। अनड्यू इन्फ्लुएंस देखो पूरा नहीं पढ़ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अनड्यू इन्फ्लुएंस वाले पार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बात करनी है आप लोगों ने कि सर अनड्यू इन्फ्लुएंस में 3 पार्ट थे, याद करो, प्रिजम्पशन, नो प्रिजम्पशन एंड लास्ट था पर्दानशी विमेन। पर्दानशी विमेन पे क्वेश्चन नहीं पूछता आप लोगों से, यार प्रिजम्पशन पूछता है, नो प्रिजम्पशन पूछता है, दैट्स इट। इसके अलावा लास्ट बनता है इसका मिस्टेक वाला पार्ट। मिस्टेक वाले पार्ट में मिस्टेक ऑफ लॉ पे क्वेश्चन नहीं पूछता, मिस्टेक ऑफ ओनली इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको, ओनली सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है मिस्टेक ऑफ फैक्ट वाला पार्ट, बायलेटरल मिस्टेक एंड यूनिलेटरल मिस्टेक। और याद रखना इस पे केस स्टडी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है आपसे, चांसेस है केस स्टडी क्वेश्चन आने का। तो भैया चेक कर लो, रेमेडीज, कंसिडरेशन, हु कैन परफॉर्म, ये चैप्टर बाय चैप्टर चल रहे हैं आपके पास में, ये सब चैप्टर्स आपके पास में। और चैप्टर में से मैं सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं, इनके अलावा कुछ मत पढ़ो इस टाइम पर, ये लास्ट मोमेंट के ऊपर, ठीक है। ये पार्ट हो जाएगा कवर, आगे बोलो, आगे लिखवाऊं, फटाफट बताओ मुझे, रिप्लाई करो। ये पार्ट डन हो गया, याद रहेगा, ठीक है। लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ स्क्रीनशॉट लो, खत्म बात, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़े, ओके आगे आता हूं। ये वाला पार्ट पूरा होने के बाद में अभी कंसिडरेशन, अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है हमारे पास में, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा मुद्दे पे आओगे। अगर आप सोचते हो सर हम एसेंशियल एलिमेंट याद कर ले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, नहीं करने, क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट्स ही आपके बाकी सारे चैप्टर्स ही तो हैं, चेक कर लो, तो उस पर टाइम मत वेस्ट करना, सीधा मुद्दे पे आता हूं। सर नेक्स्ट वन इज, आप पढ़ेंगे अपने पास में टाइप्स ऑफ ऑफर के बारे में, सीधा, ना मीनिंग ना कुछ और, टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ेंगे, जहां पर आपको मेनली पढ़ना है अपने पास में काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर एंड आप लोग पढ़ोगे इसके अंदर अपना क्रॉस ऑफर, और सबसे एक इसमें पार्ट और लिख लो जनरल ऑफर। क्रॉस नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन जनरल ऑफर और काउंटर ऑफर के ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, ये ध्यान रखना। इसके अंदर रूल्स वाले पार्ट में पूरे रूल्स नहीं पढ़ने हैं, द रूल्स ऑफ ऑफर के अंदर, वहां पर क्या पढ़ना है, सुनो ध्यान से बात को। रूल्स में सिर्फ आपको 2 ही रूल कवर करने हैं। 2 रूल कौन से वाले, एक तो आपके पास में कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के अंदर, ऑफर में भी कंडीशनल, जहां पे आप पढ़ते हो फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले वाला केस, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले वाला केस जो केस था, सिर्फ वो वाला पार्ट करोगे। और एक पढ़ोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर स्टेटमेंट ऑफ इन्विटेशन क्या, इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, हाउ एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। बस रूल में पूरा नहीं पढ़ना, ये 2 रूल पढ़ने, खत्म बात, दैट्स इट, क्लियर हो गया। पूरे चैप्टर में बस ये पार्ट पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों ने। आगे आता हूं, टॉपिक चैप्टर खत्म ये वाला भी। इसके बाद नंबर आता है एक्सेप्टेंस का। बोलो एक्सेप्टेंस में क्या करें, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक टॉपिक रेडी कर लो, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन। कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन, उसके ऊपर मैंने आपको ट्रिक सिखाई हुई है पूरी तरीके से कैसे पढ़ना है। द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, ये 2 पार्ट पूछ सकता है एग्जाम के अंदर आपके पास में। एक्सप्लेन द प्रोविजन पूछ लेगा कि क्या सिचुएशन होगी क्या नहीं होगा। कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन के रिगार्डिंग सिर्फ और सिर्फ बात आपको याद रखनी है, प्रोविजन की ऑफर वाले केस में क्या और एक्सेप्टेंस वाले केस में क्या, एंड दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ोगे एक्सेप्टेंस वाले पार्ट के अंदर, इतना काफी है, याद रहेगा। अगर यूनिट चेक करो, पूरा रिवाइज करवाता हूं, फटाफट सुनो ध्यान से। यूनिट नंबर 1, अब मैं रिवाइज करवा रहा हूं पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओवरव्यू पार्ट में, बस सुनना शुरू कर दो इस टाइम पर, प्लीज प्लीज प्लीज, कोई कुछ मत लिखना, बस सुनते रहो जो बोलने वाला हूं। यूनिट नंबर 1, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेफिनेशन में क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, इंट्रो पे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। मतलब सिंपल सी बात, यूनिट नंबर 1 के अंदर ये सीक्वेंस चेक कर लो, मैं लास्ट में पढ़ रहा हूं यूनिट नंबर 1। सर हाँ, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्वेश्चन पूछेगा कौन से वाला, डिटेल में, आंसर इज नो। सिर्फ क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट के ऊपर, आपसे डिफरेंशिएशन मांग लेगा कि कैसे आपके पास में डिफरेंस पूछ लेगा कि कैसे आपके पास में वॉइड एग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अलग है, डिफरेंस बताओ। 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बना के देगा आपके पास में, मैक्सिमम 3 मार्क्स, दैट्स इट, ठीक है। ट्रू फॉल्स के लिए बात कर लेगा आपसे, तो वहां पर सिंपल सी बात, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग याद है आप आंसर दे पाओगे, दैट्स इट। और लिखना क्या होगा, सिर्फ आपको उसका डेफिनेशन लिखना है, कुछ नहीं लिखना, क्लियर रहेगा। डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछता है इसके अंदर, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। हाँ चलो आ रहा हूं, उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं बेटा, मैं उस पर भी आ रहा हूं। इसके बाद में अब बच्चे पूछते हैं क्वाजी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, एग्री विद दैट, क्वाजी इंपॉर्टेंट है। आप लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हो क्वाजी वाले पार्ट में, पेमेंट की लाइन, जहां लाइन बदली वो सारे प्रोविजन पढ़े, लेकिन आप लोगों ने जो क्वेश्चन भेजे हैं चेक किए मैंने, वो वही प्रोविजन है बेटा। किसी के बिहाफ पर पेमेंट दे रहे हो
किसी का सामान ग्रेशियसली भूल गए हो, फाइंडर ऑफ गुड्स की लायबिलिटी क्या बनती है, फाउंडर ऑफ गुड की लायबिलिटी क्या, ऑब्लिगेशन क्या बनती है, रिमेंबर ये सारे केसेस वही के वही हैं। क्वाजी वाले कॉन्ट्रैक्ट में सारा नहीं पढ़ना है, वो भी सुन लो। क्वाजी वाले कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप मीनिंग आप लोग जानते हो? हाँ सर, जिसे लो इंपोज करता है, क्योंकि लो कहता है भैया किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। वन बाय वन सीखते हैं, ऐसे नहीं सीखते। सुनो ध्यान से, लिखने वाला पार्ट मैंने बताया कि क्या पढ़ना है इस मोमेंट के ऊपर, इस मोमेंट की बात करो, अभी की बात करो, एग्जाम कल है अब इसलिए बात कर रहा हूं। सुनो बात ध्यान से, काम की बात सुनो, फटाफट से पूरा पार्ट रिवाइज करवा रहा हूं, सुनते रहो, वन बाय वन सभी एक्ट की बात करूंगा। अगर क्लास बंद, सुनो बात ध्यान से। सर फर्स्ट पे आता हूं, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूं, सुनते रहो। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेफिनेशन पार्ट नहीं करना है, इंट्रो पार्ट नहीं करना, मेनली टॉपिक करना है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मेन क्वेश्चन बनता है वो बनता है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी वाले पार्ट के ऊपर। वैलिडिटी वाले पॉइंट पे आपसे डिफरेंस पूछ सकता है एग्रीमेंट्स के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस बताओ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइडेबल के बीच में डिफरेंस बताओ। सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना, उन डिफरेंस में दो ही पार्ट याद रखने, डेफिनेशन लिख के आओगे, एग्जांपल लिख के आओगे, खत्म। नेक्स्ट पे आता हूं, एसेंशियल एलिमेंट पे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, पहले पूछा गया हुआ, ठीक है। अगर पूछा भी जाएगा बेसिकली तो बेसिकली सिंपल पॉइंट क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन पूछेगा, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट, अदरवाइज क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं बनता इस बार। आगे सुनते हैं सर, यूनिट नंबर 1 आगे। नेक्स्ट पे आता हूं, नेक्स्ट चैप्टर इज ऑफर। ऑफर मैंने बता दिया आपको, सिर्फ रूल्स पढ़ने हैं और टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ने हैं। वो भी कौन से पढ़ने हैं? 3 ये पढ़ने हैं, 2 रूल ये पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। आगे आता हूं सर, एक्सेप्टेंस वाला चैप्टर, एक्सेप्टेंस वाले चैप्टर के अंदर सिर्फ सुनते रहो ध्यान से, क्या पढ़ना है। और जो डाउट लगे ना कि इसमें हमें डाउट था, मैं रिवाइज करवा दूंगा, हैंड टू हैंड रिवाइज करवा दूंगा। सुनो ध्यान से, ऑफर वाले पार्ट के अंदर 3 पार्ट ऊपर लिखे हैं मैंने, काउंटर, क्रॉस, जनरल। तीनों का मीनिंग समझ लो, तीनों के डेफिनेशन याद रख लो, तीनों के केस स्टडी याद रखना, नाम याद रहेंगे, एनएसपीसी पैटर्न अप्लाई करोगे अपनी केस स्टडी लिखने के लिए, जो सिखा चुका हूं पूरी तरीके से। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। आप बोलते हो केस स्टडी लिखनी कहां पर है? सर किसी भी क्वेश्चन के अंदर केस स्टडी क्वेश्चन आएगा, अगर आप अपने क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा रहे हो, लेंथ बढ़ाने का मौका तब मिलेगा आप लोगों को जब क्वेश्चन 6 या 7-6 नंबर के अंदर आएगा। 5-6 नंबर के अंदर क्वेश्चन अगर आता है, सर इस बार अकाउंट का क्वेश्चन भी आए थे इसलिए पूछ, नहीं बेटा ज्ञान टेंशन ही मत ले बेटा, टेंशन ना ले। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहां से देगा? देगा तो लो में से ही ना, तो लो वाला पार्ट यही बनता है। रिमेंबर, एकदम बेसिक पार्ट पूछेगा, तुम्हें आंसर पता है। मैं बोलूं बता स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, टेल मी बताना। 2 ही पार्ट तो नहीं लिखे, क्या मतलब होता बता, यू नो वेरी वेल। समझ में आया? एक ऑफर जो स्पेसिफिक पर्सन ग्रुप को दिया गया है, इस पे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। क्यों पूछेगा? मजाक ही नहीं करेगा वाला। टेंशन ना लो, टेंशन मत लो, जो पार्ट इसे रिवाइज कर लो। हालांकि आप लोगों ने पूरा पार्ट पढ़ा है, पूरा पार्ट पढ़ा है पूरा टॉपिक के अंदर, ठीक है, वो दिक्कत नहीं आएगी। ये थोड़ी है कि ब्लैंक कर लिया बाकी पार्ट, बाकी पार्ट ब्लैंक नहीं किया, बाकी पार्ट यहां पर है। मेन कंटेंट चल रहा है कि अभी क्या रिवाइज करोगे, अभी क्या रीडिंग करनी है फटाफट से, मैं वो बता रहा हूं आपको इस टाइम पर सिर्फ, ठीक है। अब सुनो, ऑफर वाले पार्ट के अंदर टाइप्स ऑफ ऑफर करोगे, रूल्स के 2 पार्ट करोगे, दैट्स इट। उसके बाद आता नंबर कम्युनिकेशन और रिवोकेशन के बारे में। ये वाला प्रोविजन आप प्रिपेयर करके जाएंगे, याद रखना, ये वाला प्रोविजन आपको प्रिपेयर करना ही करना है, इसको मत छोड़ के जाना गलती से भी, ठीक है। आगे आता हूं सर, नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन रिवोकेशन के रिगार्डिंग आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है लेटर या आपके पोस्ट के बारे में। टेलीफोनिक पूछेगा तो टेलीफोनिक पे क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं, फिर भी याद रखना, आपने पता है सर टेलीफोनिक के थ्रू आप जब तक बोलेगा नहीं, सामने पर्सन एक्सेप्टेंस देगा नहीं, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हो पाती है। रिमेंबर, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछता, सीधा क्वेश्चन पूछेगा बाय पोस्ट वाला। तो पोस्ट के केस में क्या है, डेट पूछ लेता है कि किस डेट के ऊपर रिवोकेशन और कम्युनिकेशन हो सकता है, और आप बोलोगे लिखें कैसे, उसको बढ़ाएं कैसे। द आंसर इज सीधा सीधा कम्युनिकेशन रिवोकेशन जो प्रोविजन लिखे थे हमने क्लास में नोट्स में, वही लिख के आने। ओके, आगे आता हूं सर, फर्स्ट नेचर, ऑफर, एक्सेप्टेंस। अब आता नंबर कंसिडरेशन का, यह है सबसे ज्यादा बेहतरीन टॉपिक, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर सबसे पहले कुछ छेड़ना है तो छेड़ो अपना कंसिडरेशन वाला चैप्टर, जहां पर आपने रूल्स और एक्सेप्शन ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट करना ही करना है। उनके प्रोविजन छोड़ने की गलती मत करना। रूल्स में भी कौन से बोल रहा हूं, चिनैया वर्सेस रमैया वाला केस, दुर्गा प्रसाद बलदेव वाला केस, मतलब सिंपल सी बात, जहां जहां केस स्टडी पढ़ाई है सिर्फ उन रूल्स को डेफिनेटली कवर करेंगे ही करेंगे आप लोग। नेक्स्ट पे आता हूं एक्सेप्शन वाले पार्ट के अंदर, जहां मैं बोल रहा हूं लगे ना कोई डाउट है इसके ऊपर पूछ लेना मुझसे, ठीक है। नेक्स्ट पे आता हूं एक्सेप्शन वाले पार्ट के अंदर, आप लोग पढ़ेंगे अपने पास में सर लास्ट टाइम पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाले क्वेश्चन आया था केस स्टडी वाला, तो याद रखना ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि एसेंशियल एलिमेंट में टॉपिक था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, बैल्फर वर्सेस बैल्फर वाला केस स्टडी, रिमेंबर। लेकिन वही पार्ट कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया फादर और बेटी की बात करके। और लेकिन याद रखना अगर रिटन एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड है,
तो वो केस बन जाएगा एक्सेप्शन ऑफ नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, नेचर एंड नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला पार्ट बन जाएगा। अदरवाइज एक नॉर्मली फादर ने बेटी को बोल दिया, वाइफ ने हस्बैंड को बोल दिया, ये सारा पार्ट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। यस, फर्स्ट वाला पार्ट यूनिट नंबर 1 आपके पास असेंशियल एलिमेंट अच्छी होगी, संस्कार वाला टॉपिक याद है आपको, वो वाला टॉपिक है। सिंपल सी बात, कोई डाउट रहे अभी इसके बाद में डाउट सेशन में लेने वाला हूं, पहले डिस्कशन करूंगा फिर लूंगा डाउट सेशन लूंगा आप लोगों से, ठीक है। अब सुनो आगे, कंसिडरेशन वाले पार्ट में कोई डाउट है किसी को, बताओ मुझे, एनी डाउट? कंसिडरेशन वाले पार्ट में रूल और एक्सेप्शन करने के लिए बोल रहा हूं, कोई डाउट है इसमें आप लोगों को? इज इट सो? कोई शंका है? कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पे आता हूं। कंसिडरेशन जैसे ही खत्म होगा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा आपके पास फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में मैंने आपको सिर्फ बताया, सिर्फ आपको पढ़ना है 3 पार्ट्स, इन्हीं 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछेगा, वो भी कैसा पूछेगा? केस स्टडी क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना, पूछेगा केस स्टडी क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन बन के देगा आपको। फ्रॉड अंडर इन्फ्लुएंस सर कहां रजिस्टर्ड हुआ और राइटिंग में हुआ, वहां बस होगा। हाँ एग्जैक्टली बेटा, यस वही वाला क्वेश्चन, एग्जैक्टली सर। फ्रॉड अंडर इन्फ्लुएंस एंड मिस्टेक, इन 3 पार्ट को गलती से भी मिस मत करना। अक्सर आप जहां पर इन तीनों में कंफ्यूज होंगे वो होंगे मिस्टेक वाले पार्ट में। अंडर इन्फ्लुएंस और फ्रॉड वाले पार्ट में भी कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन कंफ्यूजन होगा आपको मिस्टेक वाले पार्ट में, जहां पर बायलैटरल और यूनिलैटरल मिस्टेक की बात आएगी। आपको लगेगा यार ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो ब्रीच नहीं होगा, याद रखना, चेक करना ध्यान से। अगर 2 पार्टीज हैं, एक को लगा, याद रखना, लाइन पढ़ना ध्यान से, एक को अगर लगा कि भैया ये चीज ऐसी ही, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे पूरा होना चाहिए, तू तो मुझे प्रीमियम क्वालिटी का राइस भेजने वाला है, तू मुझे ये वाला ऑयल, एक की अगर फॉल्ट है, दैट इज कॉल्ड यूनिलैटरल मिस्टेक, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। यस सर, ठीक है, हाँ ये डाउट आता है इसलिए बोल रहा हूं मैं, पहले से बोलता था मैंने, वेरी गुड सर। दूसरा सर बायलैटरल में कब होगा? दोनों पार्टीज के पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी और जो सामान था वो डिस्ट्रॉय हो गया, इन केस that is called a bilateral mistake and hence the contract is void, remember this, याद रहेगा। ओके चलो आगे आते हैं, यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट इसके ऊपर? फ्री कंसेंट में कुछ पूछना है किसी बच्चे ने? बोलते रहो फटाफट से। एक बार रिपीट कर दो, वो ब्रेक हो रही। अच्छा मिस रिप्रेजेंटेशन नंबर कर दो सर, वहां पे बहुत सारा डाउट है मुझे, वो वाली पॉइंट क्लियर नहीं होती। ओके ठीक है, एक सेकंड रुको सर। फ्री कंसेंट के पार्ट में मैंने 3 पार्ट बोले आप लोगों को, ठीक है, फ्रॉड, अंडर इन्फ्लुएंस एंड मिस्टेक, और बाकी भी सुन लो ध्यान से। पहला कोएर्सन वाले पार्ट में 2 बातें, अब मैं जो बोल रहा हूं बस सुनते रहना, जैसे लिखवाना पॉसिबल नहीं इस टाइम पर, ना लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा बड़ा। कोएर्सन का मतलब होता है बेटा किसी को डराना धमकाना, थ्रेटनिंग और कमिट टू थ्रेट, रिमेंबर, ऐसा कोई भी काम जो कि मना किया गया, फॉरबिडन बाय लॉ एंड आल्सो पनिशेबल अंडर द आईपीसी, दैट इज कोएर्सन। रिमेंबर, कोएर्सन में फिजिकल प्रेशर इन्वॉल्व होता है। कोएर्सन के अंदर कोएर्सन पार्टी या स्ट्रेंजर के साथ भी हो सकता है। कोएर्सन पे मेनली क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट पे आता हूं। नेक्स्ट चीज आपने बोला सर अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात कर लो। अनड्यू इन्फ्लुएंस में 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला बनता है आपके पास में प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, नेक्स्ट इज नो प्रिजम्पशन। याद रखना अनड्यू इन्फ्लुएंस आंसर तब तक नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन का जब तक वहां पर पार्टीज का रिलेशन दिया गया ना हो। रिपीट कर रहा हूं, रिलेशनशिप की बात, टीचर स्टूडेंट, लॉयर एंड क्लाइंट, डॉक्टर पेशेंट, ये रिलेशनशिप कहलाते हैं। हस्बैंड वाइफ, लैंडलॉर्ड टेनेंट, ये रिलेशनशिप कहलाते हैं। जब तक रिलेशनशिप नहीं है अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रोविजन वहां अप्लाई होगा ही नहीं, याद रखना, याद रहेगा। अगर स्ट्रेंजर की बात की गई है तो वो दैट कैन बी कोएर्सन, बट वो आपके पास में अनड्यू इन्फ्लुएंस का पार्ट नहीं बनेगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस 3 बात सुनना ध्यान से। पहली बात, प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बेटा ऐसे रिलेशनशिप जहां पर लो मानकर चलता है कि जो पहले वाली पार्टी है, फादर, डॉक्टर, लॉयर, इन लोगों ने ही डोमिनेट करके सामने वाले से एडवांटेज लिया होगा। रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ डोमिनेट करना अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कहलाता। डोमिनेट करने के बाद अगर क्वेश्चन में दिख रहा हो ना आप लोगों को कि वहां से एडवांटेज लिया गया है अनफेयर तरीके से, दैट पार्ट विल बी कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। नंबर 2, देयर इज नो प्रिजम्पशन, मतलब जहां पर पार्टी को प्रूव करना पड़ता है कि किसने किसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, प्रेशराइज, डोमिनेट किया और अनफेयर एडवांटेज लिया। हस्बैंड वाइफ वाला केस, लैंडलॉर्ड टेनेंट वाला केस, टीचर स्टूडेंट वाला केस, ये केस कौन से हैं? नो प्रिजम्पशन वाला केस है। हाँ सर, अभी उस पर भी आ रहा हूं बेटा। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड फ्रॉड। फ्रॉड में भी 3 पार्ट सीखना आप लोगों ने। फ्रॉड का पार्ट पहला रेडी करोगे, कैसे रेडी करोगे? मैं सबको सब पे आ रहा हूं। कोएर्सन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस नेक्स्ट पे आ रहा हूं। फ्रॉड वाले पार्ट में 3 कैटेगरी पढ़ोगे। पहला पार्ट फ्रॉड का मीनिंग, रिमेंबर इंटेंशन टू डिसीव, तो याद रखना फॉल्स स्टेटमेंट देना। रिमेंबर फॉल्स स्टेटमेंट जानते हो फॉल्स है, इवन नोइंग इट टू बी फॉल्स। रिमेंबर
फैक्ट्स को हाइड कर लेना। कौन से फैक्ट? मटेरियल फैक्ट, जिनकी इंफॉर्मेशन सामने वाले को होती तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। ये फर्स्ट पार्ट बनता है फ्रॉड का। रिमेंबर नंबर 2, mere silence does not amount to fraud unless it is equivalent to speech। चुप रहना फ्रॉड नहीं है जब तक चुप रहना बोलने के बराबर में ना हो। याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा लग रहा हो ना कि फ्रॉड किया गया है, तो याद रखना सामने वाली पार्टी चुप रही, वहां लिखा होगा साइलेंट रही। साइलेंट वाला केस दिखे तो फ्रॉड के पार्ट में चेक करना, क्या जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी उसने सामने वाली पार्टी से पूछा था क्या नहीं पूछा था कि भाई साहब ये कुत्ता काटता तो नहीं है, भाई साहब इस मेडिसिन का नुकसान तो नहीं है। उस केस में अगर चुप रहता है, दैट विल बी प्रोविजन mere silence does not amount to fraud unless it is equivalent to speech। 2 पॉइंट बनेंगे। चुप रहना फ्रॉड नहीं है। बिना बात के कोई पर्सन अपनी कमी नहीं बताएगा, लेकिन ध्यान रखना पूछने के बाद नहीं बताया फ्रॉड है, याद रखना। थर्ड पार्ट बनता है इसके अंदर युब्र में फिदई, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर ये ड्यूटी है पार्टी की कि वो सामने वाली पार्टी को बताए, डिस्क्लोज करे फैक्ट्स को कि भैया क्या प्रॉब्लम है। लाइक शादी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, या बोले कंपनी जब शेयर अलॉट करती है वो वाले कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन से पार्ट बोल रहा हूं? इन पार्ट के अंदर जहां पर पार्टीज का बोलना जरूरी होता है। ये नहीं मैं चुप रहा, मेरी शादी हो रखी थी मैं बताया भी नहीं, सेकंड शादी कर ली, आंसर इज नो, आपने पूछा नहीं मैंने बताया नहीं। यहां पर mere साइलेंस वाला अप्लाई नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहेगा, याद रखना। आगे बढ़ता हूं, याद रहेगी। अब आता हूं मिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, 4th नंबर पे आता हूं। कोएर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन। सुनना ध्यान से, मिस रिप्रेजेंटेशन में एक लाइन लिखी हुई है, मीनिंग में कंफ्यूजन आप लोगों को, बाकी कहीं कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन क्या है? व्हेन ए पर्सन कॉन्फिडेंटली असर्ट समथिंग, जब एक पर्सन कॉन्फिडेंट होकर कोई बात बोलता है दैट समथिंग इज ट्रू, कि कोई चीज सही है, विच इज नॉट ट्रू, जो कि सही नहीं थी, रिमेंबर, और सामने वाली पार्टी उसको सही मानकर, दो बिलीविंग इट टू बी ट्रू, द अदर पार्टी मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये होता है, याद रखना क्या बोल रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से। किसी भी क्वेश्चन में ये लगे, एग्जांपल मैं बोलूं सर आपका नाम क्या है, माय नेम इज नितिन भारद्वाज, सुना ध्यान से, माय नेम इज नितिन भारद्वाज, भैया नाम थोड़ी गलत बताऊंगा अपना मैं, रिमेंबर। तो आई एम कॉन्फिडेंटली असर्ट समथिंग दैट समथिंग इज ट्रू, लेकिन जब डॉक्यूमेंट चेक किए गए, कॉन्ट्रैक्ट मैंने आप लोगों से कर लिया, तब पता चला कि मेरे डॉक्यूमेंटेशन में नाम है नितिन। बताओ क्या मैं गिल्टी ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन हूं या नहीं हूं? टेल मी, जवाब दो, क्या मैं दोषी हूं या नहीं हूं? हो, समझ में आया इसका मतलब क्या बेटा? मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक में सबसे बड़ा फर्क यह है, सुनना ध्यान से, मिसरिप्रेजेंटेशन में इस पार्टी को नहीं पता, अनइंटेंशनली, रिपीट कर रहा हूं, मैं कोई बात कॉन्फिडेंट होके अपने बारे में बता रहा हूं, किसी और के बारे में नहीं बोला जाएगा। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होगा? हमेशा पार्टी खुद के लिए कुछ बताएगी, अपनी एज बता रही है, एग्जांपल इंश्योरेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, बैंक में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, अपनी एज मेंशन कर रहा हूं, अपना नाम लिख रहा हूं, अपना एड, जो भी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, जहां सामने वाली पार्टी उस पर विश्वास करके मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले रही है, ध्यान रखना, दैट इज ए पॉइंट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर बाद में वैसा नहीं मिला, दैट इज ए पॉइंट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। याद रहेगा। मिस्टेक वाला पार्ट बताऊं, बताओ, क्लियर हुआ? डाउट समझ में आया क्या बोलना चाह रहा था मैं? बताइए, इसमें और कोई डाउट था? इसमें ज्यादा डीप में नहीं घुसना, लाइन ने क्या लिखी है सीधा बताओ मुझे, क्या मीनिंग क्लियर हुआ? व्हाट इज मिस रिप्रेजेंटेशन? इज इट क्लियर और नॉट? बोलो बोलो बोलो, डाउट थे आप लोग? श्रेया, गुनगुन, क्लियर है बात बेटा? अनुष्का? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट पे आता हूं। द नेक्स्ट इज मिस्टेक। मिस्टेक में दो मिस्टेक, अब मिस्टेक में दो नहीं 3 टॉपिक हैं, सुना ध्यान से। पहला है मिस्टेक का मतलब। सर हमें कंफ्यूजन होता है मिस्टेक मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में क्या होता है? सर बेटा मिस्टेक के पार्ट में याद रखना, एरोनियस बिलीफ, किसी का विश्वास कि कोई चीज ठीक है, या खुद के लिए नहीं बोल रहे हो। लिसन टू मी, चेक करने का बेस्ट तरीका मिसरिप्रेजेंटेशन है, मिस्टेक है, चेक करने का बेस्ट तरीका सुनो। बेस्ट तरीका ये है, मिसरिप्रेजेंटेशन वाले पार्ट में पार्टी खुद को लेके कुछ इंफॉर्मेशन दे रही होगी, याद रखना, एज बताना, नाम बताना, कोई चीज बताना जो गलत निकल गई, वो मिसरिप्रेजेंटेशन है। मिस्टेक वाले पार्ट में क्या था? आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप सामने वाली पार्टी से अज्यूम ले रहे हो, अरे हो सकता है वो जो सामान भेजेगा बढ़िया क्वालिटी का हुआ, हो सकता है वो ये मेरे को सामान भेजेगा फ्लाइट से भेजेगा, ट्रक से, ट्रांसपोर्ट वैसे नहीं भेजने वाला। ये चीजें क्या है? इसी मिस्टेक, एरोनियस, मेरा बिलीफ गलत है ना, मेरा विश्वास गलत है, खुद के लिए कुछ नहीं बता रहे आप, यहां पर सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उस बात में बात कर रहे हो, ठीक है? ओके, सुनो बात ध्यान से। नेक्स्ट वन पे आता हूं। अब मिस्टेक में 3 बातें हैं, मिस्टेक का मीनिंग, दूसरा आता है मिस्टेक ऑफ लॉ। इंडियन लॉ की मिस्टेक के लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, क्योंकि इंडियन लॉ की नॉलेज होना, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव द नॉलेज ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, एज यू नो दिस। नंबर 2,
फॉरेन लॉ मुझे नहीं पता भैया, किसी को भी नहीं पता, तो इसके लिए आपके पास कॉन्ट्रैक्ट में अगर गलती होती भी है, आपको फॉरेन लॉ नहीं पता और गलती हो गई, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। मतलब वॉइड मतलब लॉ उसे एनफोर्स नहीं करेगा, एनफोर्स नहीं करेगा तो किसी भी तरीके के लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनता है। याद रखना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड क्यों बन रहा है, क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन झेलने के लिए तैयार रहो फिर उसके अंदर। नंबर 2 पे आता है आपके पास में मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फैक्ट वाले पार्ट में क्या दो बातें आएंगी, यूनिलैटरल मिस्टेक एंड बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, रिमेंबर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। अगर एक पार्टी के पास में इंफॉर्मेशन नहीं थी और उसने अपना गलत बिलीफ बना लिया कि हो सकता है सामान ऐसा मिलेगा, हो सकता है चीज ऐसी होगी, घर ऐसा दिखता होगा, ये आपकी सिंगल मिस्टेक है। यूनिलैटरल मिस्टेक के केस में आप अकेले की गलती है तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है बताओ क्या वो सामान वापस कर पाएगा, आंसर इज नो, कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा कोई गलती अगर एक की है तो। नंबर 2 दोनों ही गलती के अंदर है, दोनों को लगा, रिमेंबर दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन जो सामान था एक्चुअली वो डिस्ट्रॉय हो गया, या वो सामान को लेके दोनों गलती फॉल्ट के अंदर है, दैट इज द केस ऑफ बायलैटरल मिस्टेक। और बायलैटरल मिस्टेक दोनों जब गलती में होते हैं ना, प्रोमिस प्रोमिसी, तो कोर्ट कहता है, लो कहता है भैया दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया नहीं जा सकता। इज इट क्लियर? लास्ट आता है कि सर फिर मिस्टेक वाले पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब बनता है? वॉइडेबल तब बनता है जब सामने वाली पार्टी कोर्ट में पहुंचेगी और कोर्ट उसको मतलब इसका मतलब बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट ओनली। रिपीट कर रहा हूं, मिस्टेक वाले पार्ट में वॉइडेबल मत लिख के आना। क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि रीजन बीइंग जब तक कोर्ट डिक्लेयर नहीं करेगा मिस्टेक कभी भी वॉइड नहीं होती। बोलो क्लियर हुआ? श्रेया क्या समझ में नहीं आया? बोल बेटा। सर जैसे कि आपने बोला ना कि वन साइड एरर होगा तो वॉइडेबल नहीं होगा, वैलिड रहेगा वो। हाँ तो वैलिड होगा तो वो एक बार मुझे एक्सप्लेन कर दो। अच्छा एक्सप्लेन कर दूं, सुन ध्यान से श्रेया। श्रेया मुझे एक बात बता, एक एग्जांपल ले रहा हूं, सब रिप्लाई करना, सोचो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं एग्जाम का मैं तुमसे, जवाब देना। श्रेया तुम जहां बैठी हो सिटी में बैठी हो, तुम्हारे पास में एग्जांपल तुम काम करती हो, मान लो तुम्हारा फर्नीचर काम है, फर्नीचर वाला काम, ठीक है ओके, तुम फर्नीचर बनाती हो, मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैंने तुमसे फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया तुम्हें, ठीक है, और तुमसे मेरी प्राइसिंग को लेकर बात होगी कि तुम मुझे पूरा फर्नीचर करीबन सब कुछ सारा जो घर में फर्नीचर चाहिए होता है वो सारा फर्नीचर तुम मुझे 1 लाख रुपए में रेडी करके भेज दोगी, रिमेंबर? अब यहां पे बात कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब मैं बैठ के सोच रहा हूं श्रेया जो मुझे 1 लाख का फर्नीचर भेजेगी ना वो इटालियन फर्नीचर होगा, इटालियन होगा, बट श्रेया को पता कि भैया इतने में नहीं बन पाएगा, श्रेया ने नॉर्मल जो सागवान की लकड़ियां होती है टीक उनको बना के भेज दिया मेरे पास में। नाउ टेल मी श्रेया कि यहां पर फॉल्ट किसका है, किसकी मिस्टेक है? उसकी मिस्टेक हुई ना। समझ में आ गया? मतलब यूनिलैटरल मिस्टेक। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या ये पार्टी सामान वापस कर पाएगी? एक्सप्लेन द प्रोविजन। नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी, समझ में आ गया? यूनिलैटरल मिस्टेक बोलते हैं। इज इट क्लियर? डन है? ओके चले बताओ, यहां तक क्लियर? चैप्टर 3 कंसर्न क्लियर हो गया? डन है भैया? कोई डाउट तो नहीं किसी के ऊपर? ओके नेक्स्ट पे आता हूं, प्लीज मैं टाइम जरा वेस्ट नहीं करूंगा इसके ऊपर। डन हो गया वाला पार्ट, आगे आता हूं, प्लीज प्लीज प्लीज। नेक्स्ट मुझे बताओ इफेक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट विद द माइनर। माइनर पे टॉपिक पे कोई डाउट है? बताइए। माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट के पार्ट में कोई डाउट है किसी को? पूछ सकता है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ सकता हूं मैं? ठीक है भैया ओके। याद रखना माइनर के ऊपर भी आपसे केस स्टडी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। चलिए नेक्स्ट इज, ये बड़ा काम का टॉपिक है, इस पे भैया मैं लिख रहा हूं तारे सितारे, स्टार बना रहा हूं बेटा, तारे सितारे। हाँ, हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, इस पे हाँ बोलो। माइनर की केस में एक बार मुझे डाउट था कि माइनर्स के जो पेरेंट्स हैं वो लायबल कब होंगे? वो तब तक लायबल नहीं होंगे बेटा जब तक, लायबल कब होंगे वो सुन ले। अगर माइनर को एज ए एजेंट के रूप में गार्जियन ने काम करवाया कि हमारे बिहाफ पर चोरी करके लेके आ, हमारे बिहाफ पर लोन लेके आ, रिमेंबर, तो उस केस में लायबल होंगे। इज इट क्लियर? और जैसे माइनर ने अगर कहीं से भी कुछ भी उठा के ले गया, लाइक किसी शॉप से जाके उसने कुछ भी ले लिया सामान वगैरह, तो उसके लिए वो लायबल नहीं होंगे ना उनकी मम्मी? नहीं लायबल नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इस केस में, ध्यान रखना वो चोरी हो गई बेटा, वो क्रिमिनल एक्ट के अंदर आ गया, उठाना नहीं होगा। यहां पे क्वेश्चन ये पूछो, क्वेश्चन ये आता कि माइनर ने अगर झूठ बोला तो, मिस रिप्रेजेंटेशन किया तो, फ्रॉड किया तो, उस केस में क्या होगा, ये पूछो क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। अगर माइनर ऐसे किसी भी काम में इन्वॉल्व है, झूठ बोल देता है, लोन ले ले झूठ बोल के कि मैं तो मेजर हूं, एग्जांपल मेरी एज तो 19 ईयर्स है, था 17 साल का, अब बताओ यहां पर क्या होगा? हाँ वो झूठ बोल सकता है, बोल सकता है, रिमेंबर, बिकॉज क्या इसका आंसर क्या लिख के आओगे बताओ? प्रोविजन कौन सा आएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर, लिखवाया था मैंने, याद करो पॉइंट, याद आ गया? शिवानी प्रिंसिपल अगर पेरेंट्स हो तो कभी लायबल होंगे? हाँ बेटा एग्जैक्टली, यस बेटा शिवानी एग्जैक्टली, वरना नहीं होंगे, एग्जैक्टली। बोलो क्लियर है? कोई डाउट इसके ऊपर? मैं 1 बाय 1 सभी चैप्टर पे डाउट पूछ रहा हूं, डाउट है इस पे कोई? चलो आगे, ठीक है ओके। ये भी भैया हो गया परफॉर्मेंस वाले पार्ट में। प्लीज याद रखना, इस
हु कैन परफॉर्म वाले टॉपिक को मत छोड़ना। कौन प्रोमिस, कौन पूरा करेगा कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसर या उसका ऑथराइज एजेंट। डेथ हो गई तो कौन करेगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अगर किसी प्रोमिस परफॉर्मेंस के अंदर परफॉर्मेंस फुलफिल करने के टाइम पर अगर पर्सनल स्किल या जजमेंट वाला पार्ट था, मुझे पेंटिंग आती है, मैं टीचिंग करता हूं, मुझसे पढ़ना था, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रोमिसर। याद है प्लेस वाले केस में क्या होगा, टाइम में वाले केस में क्या होगा, ये चीजें याद है आप लोगों को। और इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और भी है बेटा, जॉइंट प्रोमिसर वाला पार्ट। तो जॉइंट प्रोमिसर पे मेनली क्वेश्चन किस पे आता पता है आपको, द कॉन्ट्ररी इंटेंशन, मतलब अगर डेथ हो गई तो क्या और डिफॉल्ट किया तो क्या, याद है आपको। बताइए मुझे, अगर जॉइंट प्रोमिसर वाले पार्ट में, यस क्या पूछ रहे हो बेटा, बोल। तो सारी इक्वली लायबल होंगे ना जॉइंट। यस नहीं, अब मैं क्वेश्चन दूसरा सुन। सारे नॉर्म देखो, तीन पार्ट बनता है जॉइंट प्रोमिसर में। पहला पार्ट बनता है अगर जॉइंट प्रोमिस किया गया तो सभी लायबल है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर कोई एक मर गया तो कौन करेगा उसका पार्ट पूरा, उसके जो मतलब कि जो बचे हुए हैं, जो बचे हुए हैं वो करेंगे। नहीं या फिर मत बोलो, लिसन टू मी, ऑलवेज रिमेंबर डेथ वाले केस में इन केस ऑफ जॉइंट प्रोमिसर तीन लोग थे, एक्स वाई जेड। एग्जांपल के लिए क्वेश्चन एक्स वाई जेड पे इसलिए पूछ रहा हूं मैं। जेड मर गया, एक्स वाई बचे हुए हैं, नहीं, जेड का लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलोंग विद एक्स एंड वाई। याद रखना डेथ वाले केस में ऐसा होता है, लिखवाया था पार्ट पूरा मैंने, ठीक है ठीक है। दूसरा नोट टू परफॉर्म, शालू में बेसिक क्वेश्चन आते हैं बेटा, डीप में नहीं आता उस पर क्वेश्चन। रेसिशन, रेमिशन, मैंने कहा ना एबीसी एनालिसिस वाला पार्ट देखो ध्यान से, ठीक है। कैंसिलेशन किसको बोलते हैं, रेसिशन किसको बोलते हैं, उसमें एक टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट है रेमिशन, ठीक है ओके। सुनो अब बताओ मुझे, जॉइंट प्रोमिसर वाले पार्ट में अगर डिफॉल्ट किया तो पेमेंट नहीं दिया, इंस्टॉलमेंट हो गया तो कौन करेगा पेमेंट, टेल मी, बताओ बताओ, क्वेश्चन तैयारी करते हैं। इन केस ऑफ जॉइंट प्रोमिसर तीन लोगों ने प्रॉमिस किया था, लोन लिया था, टेल मी, अब एक अगर डिफॉल्ट कर गया तो कौन देगा, बाकी बियर करेंगे। वैसे कैसे बियर करेंगे, इक्वली बियर करेंगे, हाँ सारे बियर करेंगे बचे हुए पार्टनर। यहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएगा, याद रखना बात, याद रहेगा। डिफॉल्ट वाले केस में बचे हुए एक्स एंड वाई ही बियर करेंगे उसका लॉस, उसके हिस्से का लॉस, ये नहीं आएगा वहां पर। इज इट क्लियर, बस वेरी गुड, समझ में आ गया। आगे आता हूं, इसमें एक्सेप्शन वाले पॉइंट में कोई डाउट है सुपर वेनिंग के अंदर, बोलते रहो डाउट, चेक करते हैं, डाउट स्टार्ट कर दिया हमने साथ साथ में। कोई बात पूछनी है कि सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी वाले पार्ट में एक्सेप्शन, इज इट सो, नो डाउट नहीं है, ठीक है ओके। नेक्स्ट पे आता हूं, अप्रोप्रिएशन वाले पार्ट में क्लियर है टॉपिक तुम्हें। पहला पार्ट, जिस मोड में पेमेंट एक्सेप्ट हो चुका उसी मोड में बाकी पेमेंट होगी। दूसरी बात, इसमें मेन क्वेश्चन बनता है आपके पास में, अगर पहली बात सुनना, पहला पार्ट तो ये बनता है सर कि अगर मान लीजिए आपने एक से ज्यादा, याद रखना, अगर किसी क्वेश्चन को दिखाया गया कि एक से ज्यादा लोन लिए गए हैं, एक लोन की बात को यहां पर मत काउंट करना, एक से ज्यादा लोन, इस डेट को 20,000, इस डेट को 30,000, ऐसे बात कर रखी है क्वेश्चन में, दैट क्वेश्चन कैन बी ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, याद रखना। तो यहां चेक करना, अगर सेम डेट पर दो लोन लिए गए, मतलब सिंपल सी बात, इफ टू डेट्स हैव इक्वल स्टैंडिंग, याद रखना उसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर लोन पेमेंट होगी, याद है आपको, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, याद है, पढ़ाया था पूरा पार्ट, यस, रेशियो में होगी एग्जैक्टली। नंबर 2, अगर कोई मोड नहीं बताया हुआ और अगर टू डेट्स इक्वल स्टैंडिंग के नहीं है तो जो डेट पहले लिया गया ऑर्डर ऑफ टाइम में पेमेंट होगी, याद आया। कोई डाउट इस टॉपिक के ऊपर, क्लियर हो गया। तो परफॉर्मेंस वाले टॉपिक पे कोई डाउट है किसी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को, तीन पार्ट बोल रहा हूं, हु कैन परफॉर्म, एक्सेप्शन ऑफ और अप्रोप्रिएशन। और एक लास्ट टॉपिक बनता है कौन से वाला, कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म, कौन सा है भैया, रेसिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन, याद है, नोवेशन एंड मर्जर। इंपॉर्टेंट कौन सा है, रेमिशन वाला पार्ट, क्योंकि वहां पर अकेली एक सिंगल ऑफरी की साइड से कॉन्ट्रैक्ट आपके पास चेंज हो गया था, याद आ गया, मॉडिफिकेशन वाला पार्ट। क्या इसमें कोई डाउट नहीं है, डन है, आगे बढ़ सकता हूं मैं। चले भैया आगे आता हूं, रेमिशन एक बार बता दो शिवानी, रेमिशन का मतलब क्या होता है बेटा, रेमिट मतलब होता है छोड़ देना, हटा देने को बोलते हैं। व्हेन ऑफरी, रिपीट आएगा, बाकी सारे के सारे 5 थे, सुनो ध्यान से, इसमें टॉपिक था आपके पास में, कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म, जिन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती करने के बाद में। सुनो 5 केस है वहां पर, पांचों सुनो ध्यान से, हैंड टू हैंड। कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट, देखो सीक्वेंस चेक करो, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ रहे, नेचर, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, परफॉर्मेंस, कैपेसिटी, फ्री कंसेंट। अब आता हूं किसके ऊपर मैं, नीड नॉट टू, फर्स्ट है रेसिशन, सेकंड है ऑल्ट्रेशन, 5 ही तो है,
थर्ड इज रेमिशन, फोर्थ है नोवेशन, एंड लास्ट इज मर्जर। सुनते रहो, फटाफट सुनो ध्यान से। रेसिशन मतलब भैया कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया। कैंसिलेशन कब होगा? जब दोनों की दोनों पार्टीज प्रोमिसी दोनों ने मिलकर अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया हो तो बताओ जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया पूरा करना पड़ेगा? आंसर इज नो। नेक्स्ट इज यहां पर भी व्हेन बोथ द पार्टीज मॉडिफाई कर दें, अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स मॉडिफाई कर दें तो बताओ मुझे जो मॉडिफाइड टर्म है दोनों पार्टी ने अगर मॉडिफाई कर दिया करना पड़ेगा पूरा? आंसर इज नो। सेम नोवेशन वाले पार्ट में भी कहता, याद रखना इन सब के अंदर इन चारों में दोनों पार्टीज का रजामंद एग्री होना जरूरी है। लेकिन रेमिशन वाले पार्ट में क्या था? व्हेन द ऑफरी, ओनली द वर्ड ऑफरी वो टर्म्स को मॉडिफाई करे, मॉडिफाई या सॉरी रैमिट, सॉरी मॉडिफाइड लिखूंगा, वेव, रैमिट और वेव मतलब हटा दे ए पार्ट और होल ऑफ द कंसिडरेशन या होल ऑफ द परफॉर्मेंस। सर मतलब याद करो, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखता है जहां पर लगे कि एग्जांपल आप मुझसे मांगते थे 2 लाख रुपए, ठीक है, मैंने बोला भैया 1.5 लाख दूंगा, बात खत्म कर, और अगर आप एग्री कर जाते हो, टेल मी, मैंने मॉडिफाई, मैंने रेमिट कर दिया, आपने रेमिट नहीं किया था, मैंने रेमिट कर दिया, और अगर आप फुल सेटलमेंट करते हो 1.5 लाख के अंदर, टेल मी क्या आप मुझसे बाकी 50,000 ले पाओगे? जवाब दो। इफ यू एक्सेप्टेड द अमाउंट 1,50,000 रुपीज इंस्टेड ऑफ 2 लाख, क्या बाकी 50 ले पाओगे? वेरी गुड, नहीं ले पाएंगे। दैट इज कॉल्ड रेमिशन। कि अगर ऑफरी ने रेमिट कर दिया और सामने वाली पार्टी बोलती है ओके आने दो, तो बाद में आपके पास राइट खत्म हो गया, यू कैन नॉट डिमांड द अमाउंट। इज इट क्लियर? रेमिशन वाला पॉइंट था। नोवेशन में क्या था? पुराने कॉन्ट्रैक्ट के प्लेस पर नया कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट नए का मतलब अलग होता है, लिसन टू मी, मॉडिफिकेशन का मतलब अलग होता है और नोवेशन का मतलब अलग होता है। मॉडिफिकेशन में क्या होगा? आपका एक पार्ट सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट वाला पार्ट सेम रहेगा, मैक्सिमम इसकी प्राइस को बदल दिया होगा, पहले प्राइस लाख फिर बाद में अलग प्राइस कर दिया। रिमेंबर, नोवेशन में ऑब्जेक्ट भी बदल जाएगा और प्राइस भी बदल जाएगा, याद रखना, दोनों का दोनों बदल जाएगा। दैट इज पार्ट ऑफ नोवेशन। ओल्ड के प्लेस पर न्यू। क्या बेटा? पार्टीज, पार्टी भी आपके पास में सेम और न्यू हो सकती है, याद रखना। दोनों में? यस, ना दोनों में नहीं, इसमें सेम रहेंगी पार्टीज, इसमें पार्टी सेम रहेंगी, इसमें पार्टी सेम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इज इट क्लियर? नोवेशन में, नोवेशन में याद रहेगा। डन है। लास्ट वन इज मर्जर इज इंपॉर्टेंट। मर्जर इंपॉर्टेंट एक और क्यों बनता है? क्योंकि यहां पर आता है कन्वर्जन, ये पार्ट भी पढ़ लेना। कन्वर्जन मतलब किसका? इंफीरियर राइट का सुपीरियर राइट में। भैया पहले रेंट पे रह रहा था, याद करो, एग्जांपल क्लास में एग्जांपल दिया था मैंने, आप लोगों को याद करो। सर याद है बात? हाँ सर मैं रेंट पे रह रहा हूं, तो रेंट के अंदर मैंने बोला भैया रेंट का 11 महीने का कोई एग्रीमेंट बना हुआ है मेरा, मैंने 6 महीने रेंट दिया, 6 महीने बाद वो फ्लैट परचेज कर लिया। नाउ टेल मी, इंफीरियर से सुपीरियर राइट हो गया, क्या मुझे रेंट पे करना पड़ेगा? बाकी नहीं करना पड़ेगा। मर्जर वाला पॉइंट था। क्लियर है? श्रेया, गुनगुन, अनुष्का, बाकी शालू क्लियर है? ज्ञान डन है? लो भैया ये पार्ट खत्म हो गया, समझ में आ गया? डन है? यहां तक कोई डाउट है? चले आगे बढ़ूं तो ये टॉपिक आपको याद रहेगा। आपके पास में नेक्स्ट पे आता हूं, सुनो ध्यान से बात को। ये था आपके पास में, आपने पूछा परफॉर्मेंस वाला टॉपिक, इसके अलावा कुछ नहीं है। रिवाइज हो गया एंड टू एंड। चले आगे बढ़े। द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पे आता हूं, रेमेडीज अवेलेबल इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या रेमेडी में कोई डाउट है किसी को? लिक्विड डैमेज और पेनल्टी में डिफरेंस बताना। शिवानी बेटा एक बात सुन ध्यान से, तू लिक्विड रेट की बात छोड़, एक बात सुन, दोनों में डिफरेंस समझ। पहले दो बातें आती है, डैमेज वर्सेस पेनल्टी। डैमेज और पेनल्टी में फर्क जानो ध्यान से पहले आप लोग। डैमेज क्या होता है? डैमेज सिंपली मींस मॉनेटरी कंपनसेशन, मतलब जो नुकसान हुआ वो मान सकता हूं। रिपीट कर रहा हूं, अभी तुम्हारी बात का रिप्लाई करूंगा। जो नुकसान हुआ, जो मेरा एक्चुअल नुकसान हुआ वो मैं डिमांड कर सकता हूं। पेनल्टी का मतलब है एडिशन, मतलब एक्स्ट्रा, एडिशन टू दी डैमेज। डैमेज से अगर ऊपर पैसा मांग पा रहे हो दैट इज पेनल्टी, और पेनल्टी आप नहीं लगा सकते। मेनली गवर्नमेंट कैसे मिलेगा? अच्छा वो चलो वो भी डिस्कस करो बेटा, पक्का पहले से सुन लो ध्यान से। पेनल्टी का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा अमाउंट। डैमेज तो लगा ही लगा, एक्स्ट्रा और मांग लिया, दैट इज पेनल्टी बोलते हैं। आपने पूछा सर स्पेसिफिक लिक्विडेटेड डैमेज, फोकस सामने सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड वर्सेस पेनल्टी में क्या डिफरेंस है? फोकस सामने। लिक्विडेट को ही बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक डैमेज, याद रखना। लिक्विडेटेड का नाम क्या है? स्पेसिफिक डैमेज को ही बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेज, याद रहेगा। और ये कब मिलता है पता आपको? अगर सामने वाली पार्टी ने कम्युनिकेट किया था, लिखवाया था, याद करो, नोट चेक करो, मिलेगा आपको पार्ट वहां पे। इफ कम्युनिकेशन हैज बीन मेड, अगर आप याद करो गाड़ी की एग्जांपल लेता, मैंने टैक्सी चलाता रहा, टैक्सी खड़ी करके आया, बोल के आया था भैया, बोला उसने बोला 3 दिन में गाड़ी दे दूंगा। मैंने बोला 3 दिन में गाड़ी नहीं मिली तो मुझे पर डे के हिसाब से, पर डे एक दिन के हिसाब से मुझे डेली का 2000 का नुकसान होता है। नाउ टेल मी, 3 दिन का तो पैसा नहीं मांगूंगा, 3 दिन तक गाड़ी उसके पास रही, उसने कहा था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब बताओ 3 दिन से ऊपर जितने भी दिन लगेंगे, क्या मैं उससे एक्स्ट्रा पैसा ले पाऊंगा, हाँ या ना? ऑब्वियसली ले सकते, ऑब्वियसली पाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब चेक करो, पेनल्टी नहीं लगाई मैंने डैमेज ही लिया उससे, हाँ या ना? वो भी कौन सा? जो उसे मैंने कम्युनिकेट किया था। इज इट क्लियर? समझ में आया? ये भी डैमेज ही तो है। जो एक्स्ट्रा पैसा यहां लिया वो एक्स्ट्रा ये वाला नहीं है, ये पूरा का पूरा पैसा बेटा शालू डैमेज था। इज इट क्लियर? यहां तो नहीं मिला, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा मेरे डैमेज ही तो है मेरे लिए। इज इट क्लियर? बट पेनल्टी में ऐसा नहीं होता। पेनल्टी क्या होती है, खास कर कब होती है? सर काम को अगर डिले किया गया तो पेनल्टी आप नहीं लगा सकते, ये होता है कोर्ट की साइड से, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। आप केस कोर्ट में ले गए तो वहां पर उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया कि डैमेज भी देगा और एक्स्ट्रा अमाउंट देगा, वो आपने डिसाइड नहीं किया, यहां आपने डिसाइड किया। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? शालू क्लियर है? पेनल्टी लिक्विड डैमेज का मतलब समझ में आ गया? ओके डन है। आगे आता हूं, लिसन टू मी। लो भैया टॉपिक खत्म हो गया हमारा पार्ट। अब बताओ इसके अलावा क्वांटम मेरिट पूछा, क्वांटम मेरिट लो भैया, पूरा डिस्कस कर लेता हूं फटाफट से। ओवरव्यू टॉपिक का नाम है रेमेडीज अवेलेबल इन केस ऑफ ब्रीच। सुनते रहो बस, पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा एंड टू एंड। कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पर क्या कुछ रेमेडी मिलती है? रेमेडी में लो ने सिर्फ दिया क्या? केस डालने का राइट। सुनते रहो। पहला, सूट फॉर रेसेशन। पार्टीज के पास में राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। नंबर टू, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये कब होता है पता आपको? या परफॉर्मेंस लिखा है, डैमेज नहीं लिखा मैंने, कभी मिक्स कर दो, स्पेसिफिक डैमेज पर सेम होता है। आंसर इज नो। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब? सुनो बात ध्यान से, याद रखना, अगर आपके पास में कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा करवाना है, आपकी इज्जत जा रही है, इमेज की बात हो रही है, रेपुटेशन की बात हो रही है, लैंड वाले केस में, रेयर आर्टिकल्स वाले केस में, जहां पर सिंपल सी बात चेक करना, जहां पर एक्चुअल में सामने वाली पार्टी को क्या नुकसान हुआ इसका पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, हां तलवार वाला एग्जांपल दिया था, वेरी गुड शालू। नंबर 3, एक ने पूछा था सूट फॉर इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन भी क्या है? इंजंक्शन का मतलब है बेटा सिंपल सी बात, आप चाहते हो कि जो पार्टी आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, आपने उसको, अगर उस पार्टी के साथ में आपने कंडीशन डाली थी कितने साल तक काम मेरे साथ करेगा, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। रिमेंबर एंगेजेस बी टू सर्टेन वर्क एंड रेम्युनरेशन टू बी पेड बाय एज फिक्स्ड बाय सी। क्या होगा? इंप्लाइड एक्सप्रेस एंगेजेस बी टू डू सर्टेन वर्क एंड रेम्युनरेशन टू बी पेड एज फिक्स्ड बाय सी। अच्छा, क्या होगा? इंप्लाइड एक्सप्रेस। क्या बोल रही है बेटा? क्या क्वेश्चन तेरे ऑफर पूछा, क्या पूछा तुषार? इंप्लाइड एक्सप्रेस क्या, ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट, क्या मीनिंग पूछ रहा है इसमें, बता मुझे। मेरी कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन अभी आरडीपी में आया हुआ है, अभी न्यूली एडेड है। हाँ तो देखिए इसमें क्वेश्चन से कॉन्ट्रैक्ट वाला, हाँ तो वही बोल रहा हूं, ऑफर एक्सेप्टेंस से क्वेश्चन कह रहा है। एक बार मैं पिक कर रहा हूं डाउट को। ए ने बी को इंगेज किया किसी काम के लिए, वहां पर बोला भैया सी तेरा रेम्यूनरेशन फिक्स करेगा। मुझे एक बात बता, छोटी सी बात बता, जहां पर काम बोलकर लिखकर हो रहा है या इंप्लाइड वाले पार्ट में आ रहा है, टेल मी, सोच के देख ध्यान से। पहली बात तो ए ने बी को काम पे लगा दिया, एग्जांपल ए अगर मालिक था और सी मैनेजर था। अब ऐसे समझ बात को, अगर सी मैनेजर है, ए मालिक था, तो बोला, ए ने बोला सी तेरा रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगा। टेल मी एक बात बता, क्योंकि इंप्लाइड वाले पार्ट में दो ही बातें होती है, एक होता है टसीट, एक होता है क्वाजी। अब क्वाजी तो है नहीं, थिंक अबाउट वंस। क्वाजी तो तब एक को नुकसान हुआ, दूसरे का अपने नुकसान हो गया, दूसरा बेनिफिट उठा रहा हूं। बट टसीट में क्या था? बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज इंटेंशनली कोई काम कर रही हो। प्लीज टेल मी, यहां पर क्या इंटेंशन है या आपके बोलकर या लिखकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ? इस बात का रिप्लाई करो मुझे पहले आप लोग।
कॉन्ट्रैक्ट बोलकर लिखकर हुआ या कैसे हुआ? यस शालू, एग्जैक्टली। तो इंप्लाइड नहीं है, एक्सप्रेस है, एग्जैक्टली। बोल सर यहाँ तो वन साइड मतलब एक साइड के लिए कंसिडरेशन है पर दूसरे के लिए नहीं है, ये भी तो बोल सकते हैं ना। एक बात सुन, देख बात सुन ध्यान से। या तो फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बोलोगे आप, पहली बात सुन ध्यान से। मैं तुम्हें काम पे लगा दूं, बोलो भैया तेरा प्राइस डिसाइड करेगा वो। सुन ध्यान से, मैं तुम्हें काम पे लगाऊं, बोला मेरे जो ब्रदर है वो डिसाइड करेंगे तुम्हें कितना पैसा मिलेगा। टेल मी, क्या यहां इंटेंशन है क्या? कंडक्टर पार्टी से बोलकर लिखकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? टेल मी, यहां पे इंप्लाइड क्या बिना बोले बिना लिखे कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या ये वाला? आप लोगों ने क्यों कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यहां पे कंसिडरेशन की अमाउंट ही नहीं लिखी सर, लिखा ही नहीं अमाउंट कितना लिखा हुआ है, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहे हैं आप लोगों से एक्सप्रेस या इंप्लाइड, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, उसकी डिमांडिंग पॉइंट ये कहना चाहता है कि बोलकर या लिखकर। टेल मी, बोलकर क्या ना, तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हुआ, एक्सप्रेस या इंप्लाइड? एक्सप्रेस हुआ। मिल गया आंसर? तुषार क्लियर है? ओके, डाउट सही वाला डन है। ओके, आगे आऊं, चले आगे बढ़े। ठीक है सर। नेक्स्ट वन ही जो आपने मुझसे पूछा, क्वांटम मैरिविट। प्लीज बेटा याद रखना, क्वांटम मैरिविट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है जो पूछने के चांस ज्यादा है इसके ऊपर, याद रखना। इस बार भी आपने क्वांटम मैरिविट के सभी प्रोविजन याद करके जाएंगे तरीके से। लिसन टू मी, सुनो सुनो सुनो। तुम्हें क्वेश्चन लिखने का पैटर्न, ट्रिक, एग्जाम्पल लिखने का ट्रिक, केस स्टडी लिखने का ट्रिक, मैं तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो शेयर कर चुका हूं। नहीं देखिए तो याद से आज रात में ही वो वीडियो कवर कर लेना याद से, टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर कि एग्जाम्पल बनाते कैसे हैं, केस स्टडी लिखते कैसे हैं, बीसीआर कैसे करना है, पूरा पार्ट डिस्कस किया उसके अंदर मैंने आपसे। क्वांटम मैरिविट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग भी यही होता है बेटा, एज मच एज इज अर्न। भैया सामने वाली पार्टी ने जिसको भी नुकसान हो रहा है, लिसन टू मी, एग्रीड पार्टी को जो एक्चुअल नुकसान हुआ, क्या वो पैसा क्लेम कर पाएगी नहीं कर पाएगी? उतना पैसा क्लेम होगा या नहीं होगा? टेल मी, बताओ, इस बात का रिप्लाई करो मुझे। होगा सर। होगा, वेरी गुड। इसका मतलब स्कूट फॉर क्वांटम मैरिट कब डालता है? क्वांटम मतलब क्वांटिटी से बड़ा है, क्वांटम इज फॉर क्वांटिटी, मैरिट मतलब अर्न। भैया जितना पार्ट, जितना नुकसान को मेरे को हुआ वो पैसा मैं आपसे क्लेम कर पाऊंगा। अगर आपने वो भी देने से मना कर दिया, आई विल फाइल ए शूट फॉर क्वांटम मैरिविट। इसमें केस सुनो कौन कौन से हैं। क्वांटम मैरिविट वाला केस कब डलता है? पहली बात, आप इसे एक्चुअल डैमेज के लिए भी डाल सकते हो। रिपीट कर रहा हूं, या तो केस डैमेज, कौन सा? एक्चुअल डैमेज, स्पेसिफिक लिक्विडिटी डैमेज के लिए नहीं बोल रहा मैं, ओनली फॉर एक्चुअल डैमेजेस। एक्चुअल में जो नुकसान आपको हुआ, 10 अगर 1000 रुपए का सामान के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आपने नहीं बेच पाए तो मुझे 1200 को पड़ा, नुकसान कितना हुआ बताना मुझे, टेल मी। 1000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, आपने बेचने से मना कर दिया तो मेरे को खरीदना पड़ा 1200 रुपए के अंदर, कितना नुकसान हुआ? टेल मी। 100 रुपए का। 200, 1200 बोला है ना मैंने, 1200 बोला है, ठीक है। तो जो एक्चुअल नुकसान हुआ वो कौन कहलाएगा? उसे बोलते हैं एक्चुअल डैमेजेस। याद रखना, प्रैक्टिकल जिसको चेक कर पाते हो, जिसको पता लगा पाते हो कि नुकसान हुआ कितना, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल डैमेजेस। तो एक्चुअल डैमेज के लिए सूट फॉर क्वांटम मैरिविट भी डल सकता है और सूट फॉर डैमेज भी डल सकता है। याद रहेगी बातें, ठीक है। नंबर 2, क्वांटम मैरिविट का मेन केस कौन से? मोस्ट सुनो ध्यान से, 3 केस है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम मैरिविट में। पहला बनता है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्कवर्ड हो गया वॉइड, मतलब आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया था, आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे, रिमेंबर आप कोई भी काम कर रहे थे किसी के लिए, अब आपका पैसा बनता था उन लोगों के अगेंस्ट में। मैंने किसी का 3 महीने काम किया, वो बोला देंगे सैलरी देंगे सैलरी देंगे। अब बाद में वो कंपनी के जो मालिक थे मुझे क्या बोले, चल निकल यहां से निकल। मैं बोला क्यों? बोला हमारी कंपनी जो बनी थी दैट कंपनी इज इलीगल, हमारी कंपनी वॉइड थी, हमारी कंपनी एज पर कंपनी एक्ट नहीं बनी हुई थी। बताओ भैया, उनकी कंपनी एज पर कंपनी एक्ट नहीं बनी हुई थी, क्या मुझे मेरे 3 महीने की सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी? टेल मी। मिलेगी। और नहीं दिया तो कौन सा केस डालूंगा? केस का नाम बताओ, सूट फॉर क्वांटम मैरिविट। याद रहेगा, प्रोविजन नंबर 2 है क्वांटम मैरिविट का, ठीक है। क्वांटम मैरिविट का प्रोविजन नंबर 3 सुनो, 2 हो गए। पहला एक्चुअल डैमेज, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट डिस्कवर टू बी वॉइड, थर्ड है इसके अंदर जो क्वाजी पढ़ते हो ना, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, वो इसका भी पार्ट बनता है। याद रखना, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट में सूट फॉर क्वांटम मैरिविट क्यों डलता है? सुनो ध्यान से बात को। थर्ड प्रोविजन कहता है इन केस ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट, अनइंटेंशनली आपने कोई काम कर दिया और सामने वाले ने बेनिफिट ले लिया उसका,
अब आप मुझे बताओ, क्वाजी में यही तो था कि एक पार्टी फायदा ले गई दूसरे का नुकसान पहुंचाकर। टेल मी, अगर वो क्वाजी वाले पार्ट में मुझे, जहां मैंने अननोन ग्रेशियसली ना चाहते हुए अनइंटेंशनली कोई काम किया और सामने पार्टी ने मेरे सामान का बेनिफिट ले लिया, अगर वो पैसा नहीं देता, कौन सा केस रहेगा? टेल मी। सूट फॉर क्वांटम मेरिट, याद रहेगा? डन है। एंड लास्ट वन इसमें आता है आपके पास में, जहां कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नेचर का होता है। डिविजिबल मतलब जहां आप काम को डिवाइड कर सकते हो। अब बताओ मुझे, मैं कहता हूं भैया आपसे, मैं एग्जांपल के लिए एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला मैं तुम्हारे लिए 10 घंटे, मैं तुम्हें 10 घंटे पढ़ाऊंगा, ठीक है, 10 आवर्स पढ़ाऊंगा। 10 घंटे पढ़ाने के लिए, एक स्पेसिफिक कोर्स 10 घंटे का कोर्स है, 10 घंटे पढ़ाने के लिए मैं तुमसे चार्ज करूंगा 1000 रुपए, एग्जाम्पल के लिए। टेल मी प्लीज, रिपीट करना, अगर मैंने 5 घंटे पढ़ाया आपको और 5 घंटे नहीं पढ़ाया, तो क्या 5 घंटे के 500 रुपए चार्ज नहीं कर पाऊंगा आप लोगों से? टेल मी। वेरी गुड, वेरी गुड श्रेया, एग्जैक्टली। अनुष्का, शालू, इसका मतलब क्या? तुषार, वेरी गुड बेटा, एग्जैक्टली, बढ़िया भैया, बढ़िया। अब बताओ अगर नहीं दोगे तो क्या करूंगा आप पे? मैं आप पे केस डाल दूंगा सूट फॉर क्वांटम मेरिट वाला। इज इट क्लियर? तो ये केसेस याद रखना, सूट फॉर क्वांटम मेरिट कहां का डलता है। डाउट क्लियर हो गया? डन है? ओके, समझ में आ गया पॉइंट? चले आगे बढ़ सकता हूं मैं? ओके, यहां तक डन है? सर हाफ ऑफ द गुड डिलीवर हुए, तब भी बेटा हाफ के लिए पेमेंट ले पाऊंगा ना शालू? वही बात तो हो गई यहां पर भी। चालू, हाफ पेमेंट ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा? हाँ, डाल सकते हो ना बेटा पेमेंट के लिए तो पैसा अपने पास में। लेकिन ध्यान रखना, आप पता कहां कंफ्यूज हो रहे हो? सेल ऑफ गुड सेक्ट में टॉपिक है अनपेड सेलर, और वहां पे टॉपिक आता है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, और वहां लास्ट राइट आपका एक राइट बनता है राइट ऑफ लियन। याद आया? आप वहां कंफ्यूज हो रहे हो उसके अंदर। राइट ऑफ लियन में याद रखना, अगर आपने हाफ सामान डिलीवर किया और हाफ पेमेंट ले चुकी हो, तो अब बाकी सामान को अपने पास में लियन नहीं कर सकते, लीन नहीं कर सकते। याद आएगा? लीन नहीं कर सकते। समझ में आ गया? वो पार्ट अलग है बेटा, उसको मिक्स मत कर। यहां पैसे की बात हो रही है, यहां पैसा मांगने की बात कर रहे हो, वहां कॉन्ट्रैक्ट को, वहां पे सामान को अपने पास में रखने की बात हो रही है। इज इट क्लियर? कब्जे में रखने की बात हो रही है। इज इट क्लियर? ओके, चले भैया नेक्स्ट, चलो आगे, यहां तक क्लियर है? तो लो भैया, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको बताया दिया मैंने आपके पास में कम्युनिकेशन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी में क्या डाउट है बताओ मुझे? लास्ट पार्ट है चैप्टर इंडियन का, क्वाजी में कोई डाउट है? बताइए बताइए, श्रेया, अनुष्का, गुनगुन, ज्ञान, बताओ बेटा बेटा। तुषार? नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, तो लीजिए भैया, हमने डिस्कशन कर लिया अपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि कौन कौन से पढ़ने हैं और क्या पढ़ना है और क्या रिवाइज करना है। क्लियर हो गया? कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और पूछना है किसी ने? ज्ञान, श्रेया? हाँ बोल ज्ञान, बोल। सर बस डाउट सर वो डिफरेंशिएट वाले में ही आता है सर हमेशा, जब भी सर कोई डिफरेंशिएट जैसे कि फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन, हाँ, कुछ मतलब एक तरीका सिखाऊं ज्ञान, एक तरीका सिखाऊं तेरे को मैं, सुनो ध्यान से। ज्ञान ने क्वेश्चन पूछा है, उसका तरीका सीख लो आज। एग्जाम में जितने भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आते हैं, आपके पास में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सर हमारे पास में इतने पॉइंट्स तो याद आए नहीं कि जिसको हम इस फॉर्मेट में लिख पाए। ऑप्शन नंबर 1 नंबर 2 याद है? ज्ञान, इज इट क्लियर? ये है ना डाउट? ऐसे फॉर्मेट में हम लिख नहीं पाते। 3 पॉइंट याद, 2 पॉइंट याद है, एग्जांपल क्वेश्चन है 4 नंबर का, पॉइंट आए 2 याद, सो 2 नंबर मिलेंगे? इसमें 2 ही मिलेंगे, है ना? इसमें तो 2 ही मिलेंगे। अगर 2 नहीं लिख पाए और 2 ही लिख पाए, क्वेश्चन 4 नंबर का था, तो 2 नंबर ही मिले। तो कैसे करें कि इसमें 4 नंबर मिल जाए 2 पॉइंट के अंदर भी, है ना? क्या बोला? मैं बताता हूं, क्या आवाज क्लियर नहीं है बेटा मुझे? शालू क्या बोल रही है बेटा? नहीं, मैं बताता हूं क्या करना है, सुन ध्यान, तरीका बता रहा हूं। ये पैटर्न स्कूल टाइम के लिए ठीक था, अब मैं जो बोलने वाला सुना ध्यान से। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस पैटर्न, ज्ञान, श्रेया, बाकी सब सुना ध्यान से, शालू, आप यूज कीजिए ये वाला पैटर्न। अगर मान लो फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन में डाउट आया, तो यू विल हैव टू प्रिपेयर द 2 हेडिंग्स, द फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। अब करोगे क्या? इंस्टेड ऑफ इस पार्ट के अंदर आप उसे पैराग्राफ फॉर्मेट में ले आओ। डिफरेंस को, हेडिंग सबसे पहले जाएगा मीनिंग वाला पार्ट और एग्जाम्पल, और अगर आपके पास में अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन है तो उन्हें नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 के नाम से लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मेरे पास में इसमें तो 2 पॉइंट थे, 3 पॉइंट थे, इसमें नहीं है, तो याद रखना इसमें अगर आप 2 पॉइंट भी लिख दोगे तो भी आपने बहुत एक्स्ट्रा लिख दिया। प्लीज चेक करो ध्यान से वो को सामने,
प्लीज देखो, मैं रट्टा नहीं मारना, बी प्रैक्टिकल इन दिस। सोच के देखो, जहां पर उसने पॉइंट मांगे, डिफरेंस मांगा, डिफरेंस में स्ट्रेट लिख के आया, लाइन भी कम रहेंगे, बेसिक वो टाइम बचाएगा। लेकिन थिंक अबाउट वंस, क्या यहां पर एग्जामिनर से आपने मार्क्स की डिमांड कर ली, नहीं कर ली? टेल मी। अगर वो डिफरेंस देखता है, आप एग्जाम्पल पढ़ता है, कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन अगर याद आ गए तो लिख दोगे, तो दिस पैटर्न इज सुटेबल। ज्ञान सुना दंशिया, यूज दिस पैटर्न फॉर डिफरेंशिएशन इंस्टेड ऑफ दिस पैटर्न। याद रहेगा ज्ञान? Yes, sir. ये पैटर्न यूज करना बेटा, पैराग्राफ वाला पार्ट, मतलब टेबल को मारो गोली। हाँ शिवानी, टेबल मारो गोली, एग्जैक्टली। ज्ञान बोल बेटा। सर एक्चुअली सर अकाउंट्स में सर एक एग्जैक्ट वही डिफरेंशिएट आया था सर। हाँ। तो जैसे सर पता है कि सर फ्रॉड का एक टॉपिक और बिजनेस अलग टॉपिक सर। सर मैंने सर वही वाला सर कॉन्सेप्ट सर अकाउंट्स में डाला था सर। बट सर क्या है सर, मैंने वहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिखे थे, बट मुझे पॉइंट वाइज करके 4 मार्क का था सर। हाँ। तो सर मैं कहता है कि सर लॉ में अगर 4 मार्क का आता है, हाँ, तो 4 एग्जाम्पल लेके चलेगा सर? 4 एग्जाम्पल लिख के आएगा सर 4 पॉइंट्स विद एग्जाम्पल, बस, ठीक है। देख मेरी बात सुन, तेरे पॉइंट्स तेरा पैराग्राफ बनाते नहीं बनाते? टेल मी, बता मुझे। जो 4 पॉइंट्स के आगे अगर नंबर 1, सुन ज्ञान, 4 पॉइंट के आगे से अगर नंबर 1 2 3 4 हटा देगा तो क्या बन जाएगा बता? पैरा बन गया, नहीं बन गया? यस सर। बन गया। पैराग्राफ क्या डाल तूने? एग्जाम्पल डाल दिया, बन गया पॉइंट पूरा। जब तू 2 3 4 पॉइंट की बात कर रहे हो, तो अगर पॉइंट को जोड़ दूंगा, नंबरिंग हटा दूं, तो क्या बन जाएगा? पैराग्राफ बन गया। एग्जाम्पल आपको बनाना सिखा रखा है, NSAR यूज करो, दैट्स इट। क्वेश्चन खुद बताएगा, रिमेंबर? प्रोविजन पे एग्जाम्पल बन जाएगा। अगर देखो ये पैटर्न है बेटा, अगर पूरा पॉइंट याद नहीं भी आया, डिफरेंस पूछा हुआ है, तो यूज दिस पैटर्न। एग्जैक्टली, शालू ने बोला हाँ उसको गोली मारनी है। हाँ बेटा, सीधा आप ये पैटर्न यूज नहीं करेंगे। वो पार्ट ठीक है जो बोल रहे हो मुझे, ठीक है? सर मैं बताऊं, मैं जो यूज करती हूँ, हाँ बोल बेटा। बताना वो गलत है कि नहीं। अब जैसे कि मुझे दोनों की प्रोविजन याद है, तो हाँ। मैं ये लिखूं कि हाँ इसमें ये होता है तो इसमें ये नहीं हो सकता। अगर मुझे फ्रॉड की वो मतलब मुझे फ्रॉड का एक्चुअल में मीनिंग पता है, जैसे कि वहाँ पे लाइक प्रॉपर्टी है, समथिंग कुछ है, तो अगर इसमें ऐसा होता है तो उसमें ऐसे लिख सकते हो कि हाँ इसमें ऐसा नहीं है। शेयर गलत हो गया पैटर्न बेटा, वो लो में गलत हो गया बेटा पैटर्न। वो पैटर्न चलता रहा, मैंने बोला वो पैटर्न यहां चलता रहा स्कूल टाइम के अंदर। इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा नहीं है। लो में जो चीज है नहीं ना, उसे आप अपनी साइड से, उसे बोलते हैं अपने सेल्फ लैंग्वेज। हाँ, मैं मतलब वो गलत है बेटा। आज मैंने शालू का पेपर देखा पूरा। शालू आपकी एक फॉल्ट है बेटा, सुना ध्यान से बात को, और कुछ फॉल्ट आप लोगों से हो रहे हैं, गलती मत करना। प्रेजेंटेशन क्वेश्चन अच्छे से लिखा आप लोगों ने, ऐसे अटेम्प्ट करके आना है। गलती नंबर सुनो ध्यान से, मेनली टारगेट रखो, जो क्वेश्चन ने डिमांड किया वो पहले लिखो, उसके बाद प्रोविजन लिखो। सुनो बात ध्यान से, स्ट्रेट क्वेश्चन आया तो पहले प्रोविजन फिर आंसर। केस स्टडी क्वेश्चन आया तो पहले अपने पास में, रिमेंबर अकाउंट में यही करके आई थी, या उसका फिर नंबर मिलेंगे, टेंशन मत लो उसके अंदर। लेकिन ये अगर ये करके आया ना, इसमें है इसमें नहीं है, ये पैटर्न गलत हो गया लो के अंदर। लो में सभी प्रोविजन अलग अलग है। आपका फ्रॉड, ये एग्जाम्पल में बोलूं, एग्जाम्पल लिसन टू मी, मैं ऐसे लिखूं सर इन केस ऑफ फ्रॉड एनी एक्टिविटी विद एन इंटेंशन टू डिसीव इज फ्रॉड, तो यहां लिख दूं एनी एक्टिविटी विच इज नॉट इंटेंशन टू फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। टेल मी करेक्ट है क्या, बताना मुझे। या इंटेंशन या अनइंटेंशन सही हो जाएगा? गलत है। तो पैराग्राफ सही है शिवानी बेटा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है अनुष्का, ओके आगे बढ़ सकता हूं। ज्ञान मिल गया, आंसर जवाब मिल गया। शालू, गुनगुन, अनुष्का, तुषार, हाँ एग्जैक्टली। और प्लीज 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 एक बहुत बड़ी काम की बात सुनो ध्यान से, टाइम वेस्ट नहीं करना। और प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूं, टिप्स एंड ट्रिक्स वाली जो वीडियो भेजी है मैंने आप लोगों के पास में, उस वीडियो के अंदर उन सभी बातों के जवाब हैं कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, बीसीआर में और अपने बिजनेस लॉ के अंदर। देखो सिंपल सी बात, कोई भी पेपर जब बनाया जाता है, प्लीज सीखो ध्यान से बोलने वाला हूं, कोई भी पेपर जब फ्रेम किया जाता है, उस पेपर का पार्ट 3 तरीके से डिपेंड होता है बेटा। इंस्टीट्यूट भी चाहता है कि बच्चे पास हो, तो पासिंग वाले क्वेश्चन भी होते हैं, उसमें आपके पास में मार्क्स स्कोरिंग वाले क्वेश्चन भी होते हैं। लिसन टू मी, शुरुआत के जो 15 मिनट मिलते हैं पेपर रीडिंग के, याद आया? हाँ शिवानी बेटा, ये पार्ट की लो पहले करें, बीसीआर पहले करें। एक बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो, तुम्हारा हाथ किस पार्ट पर स्ट्रॉन्ग है? मैं आपको प्रेफर करूंगा लो पहले करने के लिए। सुनो ध्यान से, लेकिन ऐसा नहीं कि लो पहले कर रहा हूं मतलब पूरा लो चिपका दिया एकदम से। रिमेंबर, सुनो बात ध्यान से, मैं वही बात तो कर रहा हूं,
पैटर्न हमेशा कोई भी एग्जाम, लिसन टू मी, 3 पार्ट में डिवाइड होता है बेटा, सुनो ध्यान से। पहला होता है, आप बोलते हो पासिंग वाले क्वेश्चन, हमेशा हर पेपर में स्ट्रेट क्वेश्चन मिलते हैं, आपको भी मिलेंगे। 75% अगर पेपर केस स्टडीज के ऊपर है तो 25 बाकी स्टेट क्वेश्चन पर भी तो है, तो 25% क्वेश्चन पासिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। समझ ध्यान से बात को। आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ने बैठना, आपको बस ये देखना कि कौन से क्वेश्चन इजी वाले हैं, सुपर इजी हैं, उसके बाद आना आपके पास में कौन से क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड हैं, मतलब केस स्टडी क्वेश्चन कौन से हैं, और लास्ट में एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आपको थोड़ा हिलाएगा, घुमाएगा कि यार इसका प्रोविजन याद नहीं आ पा रहा, कंफ्यूज करेगा, उसको लेना लास्ट में पिक करना। वो क्वेश्चन सबसे लास्ट में पिक करना, उसको बोलते हैं मार्क स्कोरिंग क्वेश्चन, तो फुल नंबर लेने के क्वेश्चन होता है। तो ये 3 डिफरेंशिएशन पहले ही कर लेना, और ये बात मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में समझाई है आप लोगों को, प्लीज देखो ध्यान से वीडियो को। लास्ट में डिस्कशन किया है कि पेपर में पहले क्या करना है, सेम मैंने बीसीआर में बताया, बीसीआर में पहले क्या करना है, कौन सा पैटर्न अप्लाई करना है, कैसे करना है। पहले पासिंग वाले को पिटारे में डालो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ो। ये मत गलती करना कि पहले अपने पास में जो टिपिकल क्वेश्चन उसको पिक करने बैठ जाओ, पूरा दिमाग हिल जाएगा, बता रहा हूं मैं आपको। कंफ्यूजन खुद के लिए क्रिएट नहीं करना ना, हमें इजी बनाना चीजों को लेकर, एकदम रिलैक्स रहना, एकदम कॉन्फिडेंट रहना, ऑटोमेटिक तुम्हारी बातों का जवाब तुम्हारे पास में होगा। सुन गया? तो पार्ट्स को डिवाइड चेक करना कि भैया कौन कौन से क्वेश्चन है बीसीआर में भी और अपने बिजनेस लॉ वाले पार्ट में, क्योंकि एग्जाम के एंड में रिजल्ट जब आता है तो रिजल्ट कंबाइन आता है आपके पास में। तो टारगेट रखना कि अपने पास में इतने मार्क्स स्कोर पिटारे में कर लो कि मेरा पासिंग, मेरा 50+ तो कहीं गया नहीं। उसके बाद बढ़ना हमें कंसेप्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? ये गलती मत करना कि ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। और लिसन टू मी, उस वीडियो में मैं इसलिए अभी यहां ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, आपको पढ़ाई भी करनी है। उस वीडियो में मैंने ये भी डिस्कशन किया कि 3 घंटों को कैसे यूटिलाइज करना है बिजनेस लॉ एंड बीसीआर के पेपर में। क्वेश्चन का टाइम डिवीजन सिखाया है वहां पर, प्लीज बेटा याद से वीडियो देख लो प्लीज। बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को मैं, अभी मैं आपका टाइम वेस्ट कर दूंगा अगर दोबारा बताऊंगा तो, डिस्कस करूंगा तो, ठीक है? कुछ और पूछना है इसके, बताओ। ये क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट क्लियर? हाँ बोल बेटा श्रेया। एक बार प्रीफिक्स डैमेज का जो एक केस स्टडी आता है जो अपने इंडियन लॉ में इंग्लिश लॉ में जो होता है कि तो मतलब जितनी डैमेज हम उतनी क्लेम कर सकते हैं, और इंग्लिश लॉ का दूसरा तो ऐसा केस स्टडी बन सकता है ना? कैसा कैसा बोल रही है? जैसे कि वो होता है ना प्रीफिक्स डैमेज करके जो केस स्टडी बनता है। हाँ तो जितना मतलब हमारे इंडियन लॉ में है कि जैसे कि 1 लाख की हमने बोली कि हाँ 1 लाख की है, इतने की होगी, ठीक है, उससे कम हमारा डैमेज होता है तो हमें वो कम ही मिलेगा। डैमेज अगर डैमेज हुआ ही नहीं तो क्या मिलेगा? उसे बोलते हैं नॉमिनल डैमेज बोलते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं? नहीं, हाँ, अगर हमने 1 लाख की बोल के रखा था कि 1 लाख का हुआ था, एग्रीमेंट होके रखा था कि अगर ठीक 1 है, लाख का हुआ, ठीक है, ठीक है, अगर हमारा डैमेज हो रहा है 70,000 का, ठीक है, तो हमें 70 ही मिलेगा, हमें हाँ, ज्यादा नहीं मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा ना बेटा। लेकिन अगर हमारा डैमेज हो रहा है लाइक 1 लाख का, तो हमारा बन रहा है 1,20,000 का, हाँ, तो हमें सिर्फ 1 लाख ही मिलेगा जो एक्चुअल डैमेज मिलेगा ना, एग्जैक्टली। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। तो इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा भी, टेंशन मत ले तू, वो ऐसा केस स्टडी नहीं आएगा ना? नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है? और बोलो, क्लियर है यहां तक पॉइंट? तो कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया भैया, आगे आ जाऊं, नेक्स्ट रिपोर्ट भी लिखवा दूं, नेक्स्ट वाले के आओ, लिखो 100 के लिखो फटाफट से, लिखवा दूं। नेक्स्ट पे आओ, द पार्टनरशिप एक्ट 1932, आ जाओ भैया, इसकी भी बात कर लेते हैं। नोट करो सीक्वेंस में, टॉपिक लिखवा रहा हूं, टॉपिक याद करना, कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों ने। फर्स्ट पढ़ना है इसके अंदर, याद रखना पार्टनरशिप एक्ट का पहला पार्ट। हाँ जल्दी करवा रहा हूं बेटा, उसका जल्दी करो, बात तो करूं आप लोगों से, बात भी ना करूं, क्या करूं बताओ। लिखो फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर आपको याद करना है बेटा, इसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं, प्लस में एक्सेप्शन कौन कौन से हैं। एक्सेप्शन का मतलब है कि फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो, कुछ बेनिफिट खत्म नहीं होते फर्म के, वो वाला पार्ट। दूसरा पार्ट इसमें आप लोग करोगे अपने पास में मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। नेक्स्ट इसमें पढ़ोगे अपने पास में, याद करो, आपने पढ़ा ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, याद है? पढ़ाई इजी टॉपिक है, बट इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, याद है? 3 बातें थी, प्रॉफिट शेयरिंग, म्यूचुअल वाला पार्ट, याद है? ओके ठीक है, नेक्स्ट नोट करो, एडमिशन, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, एक्सपल्शन वाला पार्ट था ना, उसमें कौन कौन से कर रहे हैं?
एडमिशन, 3 4 5 थे, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी एंड डेथ। इसमें सिर्फ और सिर्फ करना मेनली आपको एक्सपल्शन एंड इंसॉल्वेंसी। 2 बात याद रखनी है। कौन कौन सी? एक्सपल्शन को लेकर कौन से प्रोविजन है और इंसॉल्वेंसी भी कौन से प्रोविजन है। याद करने का पैटर्न क्या है? पैराग्राफ याद नहीं करना, बुलेट पॉइंट में याद करो कौन कौन सी बातें आती हैं। ठीक है? एक्सपल्शन फर्म के फेथ में हो तभी हो पाएगा, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर कर सकते हैं, गुड फेथ में हुआ तभी हो पाएगा, गुड फेथ में नहीं हुआ तो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो सीक्वेंस याद रखना। ठीक है? नेक्स्ट नोट करना है इसमें आपने एक टॉपिक है स्टेटस ऑफ माइनर। उसमें पूरा पार्ट नहीं पढ़ना, उसमें सिर्फ लास्ट के 2 प्रोविजन पढ़ने हैं कि माइनर मेजर कब बनता है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी, और उसकी लायबिलिटी क्या बनेगी, पब्लिक नोटिस वाला पॉइंट। 2 पॉइंट है लास्ट के, बस ध्यान से वो 2 में नहीं याद रखना क्योंकि बाकी पार्ट तो कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हैं आपके पास में। यह लीगल स्टेटस वाला पार्ट, कॉन्सिक्वेंस, डिसोल्यूशन, ट्रू टेस्ट, प्रोविजन वाला पार्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। एक पार्ट और याद रखना आपके पास में, एक टॉपिक आता है आपके पास इसमें, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर में एक ही टॉपिक है जो बनता है ड्यूटीज ऑफ पार्टनर या इंप्लाइड अथॉरिटी टॉपिक है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये बनता है कि अगर एक क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है इसके ऊपर कि मान लो फर्म को एक पार्टनर ने लोन ले लिया, फर्म के नाम पर लोन लिया तो क्या होगा। रिमेंबर, अगर उसने ड्यूटी फुलफिल की तो कौन रेस्पॉन्सिबल, नहीं की तो कौन रेस्पॉन्सिबल। याद रहेगा, ड्यूटी को पूरा नहीं किया तो उस केस में पार्टनर की लायबिलिटी बनती है। अगर पर्सनल है तो फर्म का नाम यूज किया, नुकसान हो गया तो पूरी फर्म लायबल है। याद रहेगा पॉइंट। तो ड्यूटीज वाले केस में क्या होगा, बस ये पार्ट याद रखना। ये कर लोगे, हो जाएगा पार्ट। कोई डाउट इसमें टॉपिक में बताइए मुझे, कुछ टॉपिक में डाउट है तो। श्रेया, अनुष्का, ज्ञान, गुनगुन, कोई डाउट है बेटा? तुषार? सर ठीक है। पीयूष ठीक है, बता रहा हूं। पीयूष नेक्स्ट पे आ रहा हूं। ओके चलो, ये नोट हो गया। इतना ही करो, जरा मैं डीप में जाओ। ओके चले आगे आओ। नेक्स्ट पे आओ, सोगा द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सबसे पहले क्या करना, सुनो ध्यान से बात को। सबसे पहले टॉपिक का नाम है आपके पास में इसमें अनपेड सेलर। तो अनपेड सेलर में हम क्या पढ़े सर? पूरा पढ़े क्या पढ़े? कुछ नहीं पढ़ना, सुनो ध्यान से बात को। सिर्फ पढ़ोगे राइट्स, वो भी किसके? राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। बायर के राइट पे क्वेश्चन नहीं पूछता, हालांकि टॉपिक है लेकिन डाउट नहीं पूछता आपसे। वो भी कौन सा करोगे? 3 राइट है। फर्स्ट है राइट ऑफ लियन, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, यस, एंड थर्ड इज रीसेल वाला पार्ट। तो ओनली राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स याद रखोगे आप लोग, और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें आप लोगों को। अनपेड सेलर का पार्ट। नंबर 2 पे आता हूं। नंबर 2 इसमें ये करने के बाद आप टॉपिक करोगे, अपने पास में टॉपिक बनता है इंपॉर्टेंट इसके अंदर, लिखो वारंटी एंड कंडीशन। कौन सी? इंप्लाइड कंडीशन, ओनली इंप्लाइड कंडीशन एंड इंप्लाइड वारंटी वाले केस। इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटी वाले केस, ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। इसके बाद एक टॉपिक और करना है इसमें आपने, एक्सेप्शन ऑफ सेल बाय नॉन ओनर। इन पे ज्यादा टाइम बस रिवाइज करना है, हल्का सा, ज्यादा डीप में याद नहीं करना इनको, बस रिवाइज करना है। नॉर्मली कॉमिक्स बुक पढ़ते हैं नॉर्मली, आ रहा है कहानी पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ना है। एक्सेप्शन ऑफ सेल बाय नॉन ओनर। रियल ओनर अगर सामान की, याद है कौन सा? इसी टॉपिक का नाम सुन लो। सेल बाय नॉन ओनर का मतलब यहां पर है बोनाफाइड परचेजर। मतलब रियल सेलर के द्वारा, रियल ओनर के द्वारा भी अगर सामान नहीं बेचा, उसके अलावा बेचा गया तो सामने वाला बायर कहलाता है बोनाफाइड परचेजर। इसी को बोलता है सेल बाय नॉन ओनर की एक्सेप्शन। याद आया? पीयूष बता दूं इसके बारे में बेटा, टॉपिक बता दूं? कौन सा प्रोविजन क्लियर करना है बता पीयूष, कौन सा रिपीट करूं, रिवाइज करूं, बता। मर्चेंट एजेंट, मर्केंट, बोल बेटा। वो पॉइंट है ना, व्हेन अ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज अ वारंटी का। हाँ, वो एक बार मुझे करा दो क्योंकि इसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है कब ऐसे कंडीशन। अच्छा सुन ध्यान से बताता हूं। मुझे एक बात बता, छोटी सी बात सीखना, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा हैंड टू हैंड। एक बात बताना मुझे, वारंटी एंड कंडीशन के ब्रीच होने का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? मतलब इनके ब्रीच में क्या मिलता है मुझे बता दे। अगर वारंटी ब्रीच हुई तो क्या मिलता है, कंडीशन तो क्या मिलता है? वारंटी ब्रीच हुई तो हम सिर्फ डैमेज क्लेम नहीं, हम लोग गुड्स वापस नहीं, राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस।
वारंटी, कंडीशन नहीं बोल रहा मैं। और कंडीशन के बीच में क्या मिलता है? डैमेजेस के क्लेम और सामान को रेपुडिएट में रिजेक्ट भी कर सकते हो। रिमेंबर? अब मुझे एक बात बता, एक क्वेश्चन पूछा गया व्हेन, कब आपके पास में वारंटी विल बी या कंडीशन इज ट्रीटेड एज वारंटी। टेल मी बेटा, अगर ये वाला राइट खत्म हो जाए, रिजेक्शन वाला, सामान यूज हो गया, बता, या बाहर ने अपना राइट वापस ले, रिजेक्शन का राइट वापस ही कर लिया, टेल मी उस केस में क्या दोनों सेम नहीं हो गए? चेक कर, हो गए। तो सभी हर वो केस, देखिए सुन से, हर वो केस जहां पर बायर या तो अपना राइट वापस ले रिजेक्शन का, ये कैसे, इसका लेने का मतलब क्या है? बोलेगा नहीं वो। अगर सामान को यूज, सामान खत्म ही हो गया, टेल मी ओनली डैमेजेस कैन बी क्लेम और सामान वापस कर पाओगे? टेल मी, बता मुझे, सोच, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बता मुझे, खाने पीने वाले आइटम्स के अंदर टेल मी अगर सामान यूज हो गया उस केस में क्या होगा? तो पैसे बस मांग सकते हैं, बस डैमेज मिल पाएगा ना। तो क्या बोलेगी उस केस में? क्या कंडीशन क्या बन गई बता? डैमेज तो कंडीशन क्या बन गई? कंडीशन वारंटी नहीं बन गई क्या? टेल मी। एक बात बताऊं, दिखाता हूं, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, कहां गई हमारा कंटेंट? तुम्हें बुक की लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है, समझ गया मैं। तुम्हें दिक्कत बुक की लैंग्वेज में, ऐसे नहीं है ना? एक सेकंड रुक, दिखाता हूं, कहां गया, एक सेकंड, वेट भैया, वेट। रुक जाना नहीं, सुनो बात ध्यान से, कहां गया, सुन ध्यान से बेटा, छोटी सी बात, एक बात सुनो ध्यान से। हाँ, पूरा ही बता देना सर, नो का, ठीक है प्याश, ओके, वो बात डिस्कस कर लूंगा। लिसन टू मी, अगर मुझे एक बात बता, कंडीशन के ब्रीच होने पर, वारंटी के ब्रीच होने पर, आपने दो बातें की, द एग्रीड पार्टी, द बायर विल गेट ए, इन केस द कंडीशन वेदर एक्सप्रेस और इंप्लाइड की बात कर रहे हैं मेनली हम, तो दो राइट बनते हैं। पहला राइट बनता है आपके पास में बेटा, कौन सा वाला? कि यू कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू कैन क्लेम फॉर डैमेजेस, पैसा मांग सकती हो और सामान वापस कर सकती हो। जहां मैंने बात की थी आजकल लेह लद्दाख बाइक ले गया था उसके अंदर बात में, ठीक है। दूसरा मुझे बता, वारंटी में हमने बोला कि सिर्फ और सिर्फ डैमेज क्लेम कर पाओगे, क्योंकि आप सामान वापस नहीं कर सकते, आप अपना जो नुकसान हुआ है वो ले सकते हो। जब आप देख, क्वेश्चन ये आया कि कंडीशन को ब्रीच कब ट्रीट किया, वारंटी कब ट्रीट किया जाएगा। सिंपल सी बात, हर वो पार्ट जिसके अंदर लगेगा कि बायर ने अपना रिजेक्शन वाला राइट खत्म कर दिया, बायर ने जिस भी पार्ट के अंदर अपना गुड्स को रिजेक्ट मतलब वापस देने वाला राइट खत्म कर दिया, उस पार्ट को कहते हैं बेटा द कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज वारंटी। कोई पॉइंट बोल मुझे, तो जिसमें डाउट है मुझे बता, डाउट वाला पॉइंट बता मुझे। मतलब ये दोनों में मुझे समझ आता है कि कम, मतलब इनके बीच जो डिफरेंस है ना, मुझे हाँ, उनमें कंफ्यूजन होता है। इनके मीनिंग के बीच में डिफरेंस है। हाँ, अच्छा, मीनिंग वाला पार्ट, एक सेकंड रुक, लिख ले यहां पे, सुन लो ध्यान से, शॉर्ट में बता रहा हूं, शॉर्ट में बेटा, वारंटी वर्सेस कंडीशन, इनका मीनिंग ये बनता है, कंडीशन रेफर्स टू द स्टिपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रट्टा नहीं मारा, सीखो ध्यान से। कंडीशन मतलब ये भी रिक्वायरमेंट, स्टिपुलेशन का मतलब होता है रिक्वायरमेंट को बोलता है स्टिपुलेशन। वारंटी भी क्या है? रिक्वायरमेंट को ही बोलता है स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन ये कौन सी है? टू द, कौन सी रिक्वायरमेंट? टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर कोलेट्रल, सुनो, अब दोनों का मतलब है क्या? दोनों का मतलब रिक्वायरमेंट ही है, जिसे स्टिपुलेशन बोलते हैं। इसका मतलब कोलेट्रल टू द मेन पर्पस, कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और यहां है असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस बेटा सिर्फ ये वर्ड का, कोलेट्रल और असेंशियल का। मुझे एक बात बता, तुमसे जो मैंने मेन कॉन्ट्रैक्ट किया, मेन पार्ट किया, लिसन टू मी, मुझे एक बात बताओ, बेसिक बात करूंगा, रिप्लाई करना मुझे। अगर मैं कहता हूं कि अभी पढ़ाने की बात होती है, ठीक है, ओके, मैंने बोला हमारा जो मेन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो पढ़ाई को लेके हो रहा है। अब मैं कहता हूं पढ़ाई के अलावा मैंने आपने बहुत सारी बातें बोली थी, ठीक है सर, एक काम करेंगे, हम एक डिस्कशन करेंगे डाउट सेशन के रिगार्डिंग, सर एक काम हम और करेंगे, रिमेंबर। अब मुझे बता, जितने सारे बाकी डिस्कशन हुए
बाकी डिस्कशन हुए वो कोलेक्ट्रल पार्ट है और एसेंशियल कौन सा है? मेन आपका कंटेंट पढ़ाना। हाँ है ना? टेल मी, जवाब दो मुझे। यस या? इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द एग्जांपल मैंने दिया था, याद करो। अगर मुझे लेह लद्दाख जाना था बाइक लेके, बाइक खरीद रहा हूं लेह लद्दाख जाने के लिए, मैं सिर्फ एग्जांपल की बात कर रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल सुनना। बाइक परचेज कर रहा हूं लेह लद्दाख जाने के लिए। अब बता मुझे व्हाट इज द एसेंशियल पर्पस ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मैं बाइक खरीदने वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, किसके लिए? एसेंशियल क्या है? लेह लद्दाख पहुंचना है नहीं है? टेल मी, बताओ। हाँ। है ना? अब मुझे बता, अगर मैं बाइक खरीद ली तो सिंपल सी बात सुनो ध्यान से, बाइक खरीदना इज माई कॉन्ट्रैक्ट, बाइक खरीदना मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। बट एसेंशियल पर्पस क्या है? लेह लद्दाख पहुंचना। अगर लेह लद्दाख नहीं पहुंच पाया उस बाइक से तो क्या बोलेगी? क्या ब्रीच हुआ? कंडीशन ब्रीच हुई। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मैं लेह लद्दाख पहुंच गया, लेकिन मैंने ये भी कहा था उससे साथ में मैं लेह लद्दाख पहुंचना, मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था, पहली बात मैंने बोली थी भैया बाइक खरीद रहा हूं, ये कॉन्ट्रैक्ट बाइक परचेज करना। मैंने बोला मैं लेह लद्दाख पहुंचना चाहता हूं इस बाइक से, ये है मेरा एसेंशियल एलिमेंट। मैंने कहा था भैया बाइक की माइलेज आनी चाहिए 20 किलोमीटर, उसने कहा था पर लीटर, ठीक है। अब मुझे बता, पहला पार्ट कर रहा हूं, लेह लद्दाख अगर पहुंच गया लेकिन मेरी एवरेज 20 की नहीं आई, ओनली 5 की एवरेज आई पेट्रोल की, कौन सा हुआ बता? ब्रीच ऑफ एसेंशियल हुआ या ब्रीच ऑफ कोलेक्ट्रल हुआ? कोलेक्ट्रल हुआ। तो इसे बोलते हैं वारंटी, बोलते हैं बेटा, ब्रीच ऑफ वारंटी बोलते हैं, याद रहेगा। मेन पार्ट पूरा हो जाए और जो कनेक्टेड पार्ट है वो पूरे ना हो पाए, उसे बोलते हैं ब्रीच ऑफ वारंटी। क्लियर रहेगा बेटा? श्रेया, डन? समझ में आ गया? ओके। तो ये पार्ट में कोई डाउट है किसी को? इंप्लाइड कंडीशन वारंटी कोई पॉइंट पे डाउट है किसी को? सैंपल डिस्क्रिप्शन ये पॉइंट क्लियर सारे? मर्चेंटेबिलिटी डन है? ओके। पीयूष ने मुझे कहा था सर सेल बाय नो और की एक्सेप्शन बता दो। शायद वो टॉपिक हमारे सामने आंखों के सामने, क्योंकि मैं ढूंढूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं बुक निकालता हूं व्हाट्सएप पे। एक सेकंड रुको, देखो भैया ये सामने टॉपिक आ गया था मेरे पास में। लो भैया पीयूष सामने फोकस, सुनो ध्यान से बात को। सेल बाय नॉन ओनर, लिसन टू मी, ये टॉपिक है एक्चुअली क्या, सुनो ध्यान से बात को। सेल बाय नॉन ओनर का मतलब क्या है? नॉन ओनर मतलब आप रियल ओनर नहीं हो, एक्चुअल जनरल ओनर नहीं हो। ना होते हुए भी अगर आपने किसी को सामान बेच दिया, प्लीज 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 तुषार कौन सा पॉइंट बोल? सेक्शन 7-8 कौन से वाले का? कॉन्ट्रैक्ट का किसका? तो भी बोल, नाम बोल। ओके, क्या कंफ्यूजन क्या उसमें तेरे को बता? किस पार्ट में कंफ्यूजन है? टेल मी। एक बार मैं इसको डिस्कस करूं, पहले ये बात करता हूं, ठीक है? सुनो ध्यान से पहले, तुषार फिर लिखना, ठीक है? एक बार रुकना बेटा, एक मिनट रुकना खाली, सुनो ध्यान से। ये पूरा टॉपिक हैंड टू हैंड रिवाइज करो। क्या कह रहा है? कुछ बातें बोल रहा हूं, सुनना। पहली बात मेरी, बताओ भैया क्या जो रियल ओनर है वही गुड टाइटल दे सकता है? गुड टाइटल का मतलब होता है जो ओनरशिप मेरे पास है वही तुम्हारे पास में होगी, जो मालिकाना हक मेरे पास है वही टाइटल तुम्हारे पास में होगा, इसे बोलते हैं गुड टाइटल। रिमेंबर? तो भैया रियल ओनर के पास तो गुड टाइटल देने का राइट होता है, लेकिन क्या अगर आप रियल ओनर नहीं हो, जिसे बोलते हैं नॉन ओनर हो, अगर मालिक रियल ओनर नहीं थे तो क्या आपके पास भी राइट है? तो लोग कहता है हां है। कुछ लोग ऐसे हैं, अगर लिसन टू मी, पूरा टॉपिक इस पे चलता है बेटा, सुनना जो बोलने वाला हूं, कि अगर रियल ओनर ने किसी बायर को सामान बेचा, फोकस सामने, किसी बायर या परचेजर को सामान बेचा, तो उस पर्सन को गुड टाइटल मिलेगा, गुड या बेटर टाइटल मिलेगा। जैसी मालिकाना इसके पास वैसा इसके पास आएगा। तो लोग कहता है कुछ टॉपिक ऐसे भी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर उन्होंने भी सामान बेच दिया तो भी सामने वाले पर्सन को उन्होंने सामान बेच दिया, जबकि वो रियल ओनर नहीं थे, जबकि वो रियल ओनर नहीं है, अगर उन्होंने सामान बेच दिया तब भी उस बायर को गुड टाइटल ही मिलेगा। एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं सेल बाय नॉन ओनर, इसी को बोलते हैं बोनाफाइड परचेजर वाला पार्ट। जिसको मिलेगा वो कहलाएगा बोनाफाइड, मतलब गुड टाइटल मिलने वाला बायर। रिमेंबर? अब सुनना कौन कौन से लोग हैं। पहला बात, मर्केंटाइल एजेंट। भैया एक ऐसा एजेंट हु इज कॉल्ड मर्केंटाइल एजेंट, जानते हो कौन होता है? सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 7 क्या कहता है? सुनो ध्यान से। एक ऐसा पर्सन जो सामान बेच सकता है, खरीद सकता है, या एज एन एजेंट के रूप में आपके सामान को अपने पास रख सकता है। एग्जांपल, मैं तुम्हें लोन देता हूं और मॉर्टगेज लोन दिया, तो तुम्हारा कोई सामान अगर मेरे पास रखा हुआ है मॉर्टगेज के रूप में, जवाब दो, अगर तुमने लोन नहीं चुकाया तो मैं सामान बेच पाऊंगा नहीं बेच पाऊंगा? टेल मी।
बताओ, हाँ बेस। बेच पाऊंगा? हाँ या ना? और अगर मान लो एग्जांपल मैंने बेच दिया तो क्या तुम मुझे बताओ, अगर मैंने सामान बेच दिया तो क्या अगले बायर को जिसको बेचूंगा उसे गुड टाइटल मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। समझ में आ गया? डन है यहां तक पॉइंट? ऐसे ही बाकी सारे पढ़ो। ऐसे जॉइंट ओनर, ओनर है प्रोविजन नहीं लिखा, जॉइंट ओनर का मतलब यहां पर क्या? ओनर का मतलब है भैया साथ में मिलके कोई सामान परचेज किया था। सोचो, साथ में मिलके परचेज किया था, तो कोई भी अगर एक भी बेच देगा ना तो बताओ कि बाकी क्वेश्चन मार्क लगा पाएंगे उसके ऊपर, या बायर गुड टाइटल मिलेगा? टेल मी, हाँ या ना? मिलेगा ना? जहां डाउट लगे बोलते रहा, लिखते बोलता जा रहा हूं। नेक्स्ट इज एस्टोपल। एस्टोपल का मतलब होता है बेटा डॉक्ट्रिन, आप एक बार प्रॉमिस करो, वंस यू मेक ए प्रॉमिस यू कैन नॉट डिनाई, आप बना नहीं कर सकते। अब यहां एस्टोपल का मतलब समझो ध्यान से, एस्टोपल है किसके लिए? फ्रॉम सेलिंग अथॉरिटी। पीयूष सुना ध्यान से बेटा, आपको टॉपिक डाउट था बेटा। अगर किसी सेलर को सामान बेचने से मना कर दिया गया, दिल्ली में किया था, बैन कर दिया, सामान नहीं बेच पाओगे, सोचो उसने तब भी बेच दिया, तो बायर की क्या गलती? टेल मी। तुमने सेलर को मना कर दिया, सेलर ने चोरी पे सामान बेच दिया, तो क्या बायर को गुड टाइटल मिलेगा नहीं मिलेगा? पीयूष रिप्लाई कर। श्रेया, अनुष्का, गुनगुन जवाब दो, मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा बेटा, यस यस। नेक्स्ट वन इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। याद है? फ्री कंसेंट, कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला पार्ट, मिस्टेक वाला पार्ट। जवाब दो। जब तक मैंने तुमसे सामान डरा धमका के लिया हो, फ्रॉड करके बेच लिया हो, अगर मुझे बताओ वॉइडेबल वाले केस में अगर सामान मेरे पास था और कॉन्ट्रैक्ट के वॉइडेबल वाले पार्ट में मेरे पास सामान मैंने किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया, तो जिसको बेचा भैया उसकी क्या गलती? जवाब दो, हाँ है ना? उसको तो गुड टाइटल मिलेगा नहीं मिलेगा? टेल मी। उसको भी मिलेगा भाई। अब क्लेम पैसा मुझसे मांग रहे हो बात अलग है, लेकिन जिसको बेच दिया मैंने, इन केस ऑफ वॉइडेबल, तुमसे कोई सामान लिया, तुमसे कोई डरा धमका के सामान परचेज किया था मैंने कम रेट के अंदर, मैंने वो किसी और को बेच दिया, तो तुम्हारा राइट मेरे अगेंस्ट में है, उस पर्सन को क्या मिलेगा? दैट बायर विल गेट ए गुड टाइटल। इज इट क्लियर? सेम एज लाइक नेक्स्ट वन, जिसके पोजीशन मतलब कंट्रोल में सामान रखा हुआ है। अगर तुम्हारे पास कंट्रोल में सामान है, टेल मी बेटा, आफ्टर सेल का मतलब याद करो, अनपेड सेलर। सिंपल सी बात, यहां भी लिखा ऊपर अनपेड सेलर। अगर जिसके पास में सामान रखा हुआ है, तुमने पेमेंट नहीं दिया था, उसका कोई पेमेंट बकाया था, कंट्रोल मेरे पास में है, अगर मैं तुमसे बात की गई थी, अगर सामान मैंने किसी बायर को बेच दिया तुम्हारे अलावा, तो जिसको बेचूंगा उसे भी तो मिलेगा गुड टाइटल। इसको बोलते हैं पोजीशन। सेम एज लाइक अनपेड सेलर में वही पार्ट आता है, अनपेड सेलर का राइट ऑफ लीन। याद आया? मतलब जो सामान उसने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, रिमेंबर कि प्राइस दोगे तो तुम्हें बेचूंगा, बट तुमने प्राइस पे नहीं किया और मैंने किसी को बेच दिया, तो जिसको बेचूंगा भैया थर्ड बायर की कोई गलती थोड़ी है यहां पर, उसको गुड टाइटल मिलेगा। लो, यही तो कहना चाह रहा है। नेक्स्ट वन इज जिसको सामान मिल जाता है, याद रखना। तो याद रखना, फाइंडर ऑफ गुड मतलब दो पार्ट है, याद करो, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था आप लोगों ने, दो ड्यूटी बनती है, मेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स, प्रॉपर केयर किया। दूसरी बात सर, रियल ओनर को ढूंढने के लिए एफर्ट भी लगाए। ये दोनों काम करने के बाद भी अगर रियल ओनर नहीं मिलता और वो फाइंडर ऑफ गुड्स वाला पर्सन, पीयूष बेटा, अगर किसी को सामान बेच देता है, टेल मी कि जिसको बेचेगा उसे गुड टाइटल मिलेगा नहीं मिलेगा? सोचो ध्यान से। तुमने दोनों एफर्ट मारे, अब बताओ, ये बात तुम भी सीख चुके हो, अगर दोनों एफर्ट मारने के बाद भी रियल ओनर नहीं मिल पाया सामान का, जिसका सामान खो गया था, उसे मिलेगा। क्लियर हो गया? शेयर डन है? नेक्स्ट वन इज पाउनर एंड पाउनी बोलते हैं, प्लेस बोलते हैं। प्लेस ही क्या होता है भैया? जिसके पास में आपने अपना सामान रखा, लोन लिया था आपने, रिमेंबर, लोन लिया था, आपने बोला भैया ये सिक्योरिटी के रूप में सामान रखो। अब अगर लोन ही, वो सेम पार्ट यहां पर भी आ गया, लोन वाले केस में दैट पाउनी विल बी ट्रीटेड एज एन एजेंट और नॉट। तुमने सामान रखा, लोन की पेमेंट नहीं की, तो क्या करेगा बेचारा? बताओ क्या करेगा? वो बेच देगा सामान को, और सामान बेच दिया तो बताओ क्या अगला पर्सन बायर विल बी कॉल्ड बोनाफाइड और नॉट? टेल मी अगेन। मिल गया आंसर? नेक्स्ट वन इज लिक्विडेटर। कब होता है? जब कोर्ट किसी कंपनी का लिक्विडेशन करता है। दो पार्ट है याद रखना, लिक्विडेशन इज डिफरेंट, वाइंड अप इज डिफरेंट। कोर्ट जब बोलता है कंपनी बंद करो, उसे बोलता है लिक्विडेशन, और वहां पर कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करता है, उसे बोलता है लिक्विडेटर। जैसे टर्कवेंट था, याद आया? तो उसका काम क्या होता है? वो कंपनी की सभी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करता है और सामान को बेचकर कंपनी के जितने भी लेनदेन उनको पेमेंट करता है, रिमेंबर, डेटर को पेमेंट करता है। पॉइंट इज, यहां पर मुद्दा आता है कि अगर उस लिक्विडेटर ने कंपनी की प्रॉपर्टी बेची, तो जिसको भी बेची, क्या वो रियल ओनर कहलाएगा नहीं कहलाएगा? सॉरी, क्या वो बोनाफाइड पर्सन कहलाएगा नहीं कहलाएगा? बताओ, उसे गुड टाइटल मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। पीयूष क्लियर हो गया? बाकी सबको क्लियर डाउट? श्रेया, अनुष्का, पीयूष, गुनगुन, तुषार, ज्ञान क्लियर है? डन है बेटा ये पॉइंट? कोई डाउट इसके ऊपर?
ये पार्ट था। कुछ और पूछना इसमें? खत्म? ओके, लो भैया वापस आता हूं अपनी कहानी के ऊपर। लीजिए, तो नेक्स्ट टॉपिक नोट कर लो इसके अंदर बेटा फटाफट से अपना। एक सेकेंड, ये रहा अनपेड सेलर इंप्लाइड एक्सेप्शन वाला पॉइंट कर लोगे इसके अंदर, हो जाएगा पार्ट। ये लिखवा रहा था, ये पढ़ा भी दिया मैंने, ठीक है। अब आगे नोट करो, अनपेड हो गया, इंप्लाइड हो गया, ये एक्सेप्शन वाला पार्ट हो गया। और नोट करो इसमें एक बार पार्ट बेटा, एक टॉपिक और आता है इसमें, टॉपिक नंबर नेक्स्ट नोट करो। सोगा में क्या करना है, सोगा में 3 के अलावा क्या करना है नोट करो। इसके अलावा आपने इसमें टॉपिक करना है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क। प्रॉपर्टी मतलब टाइटल, और प्लीज इस पे क्वेश्चन पे कैसा आएगा, कहानी देगा आपको। इन केस अगर टाइम स्पेसिफिक था तब कब टाइटल होगा, तो याद रखना टाइटल ट्रांसफर करने को लेके कोई भी फिक्स स्टैंडर्ड लॉ ने मेंशन नहीं किया। अब बताओ ना कि सभी केस में ऐसा होता है क्या कि सभी सामान की ओनरशिप 15 दिन बाद ट्रांसफर होती है? इज इट सो? थिंक अबाउट वंस। होता सुना है कभी आज तक ऐसा? नो। इसका मतलब नो फिक्स स्टैंडर्ड, इट डिपेंड्स ऑन दी डिपेंड ऑन द सेलर कि वो किस दिन ट्रांसफर करता है। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो इसके ऊपर कहानी आती है कि अगर मान लो स्पेसिफिक टाइम पीरियड वाली पॉइंट में क्या, जनरल गुड्स के केस में क्या, अनसर्टेन गुड्स के केस में क्या, तो एक पूछता है जिस दिन ओनरशिप किस दिन ट्रांसफर होगी। दूसरा आता है रिस्क वाला पार्ट। रिस्क का मतलब लॉस, लॉस कौन बियर करेगा, इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपसे। बताओ भैया, 2 पार्ट सीखे आप लोगों ने। फर्स्ट है सेल, एक होता है एग्रीमेंट टू सेल। याद आया? सेल का मतलब क्या होता है पता है आपको? सुनो ध्यान से। सेल का मतलब होता है बेटा पैसा, प्राइस लेते ही इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर करना, इमीडिएट बेसिस के ऊपर ओनरशिप टाइटल ट्रांसफर कर देना, इसको सेल। एग्रीमेंट मतलब जहां पर ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, फ्यूचर में होगी ट्रांसफर टाइटल। टेल मी बेटा, जब मालिक सेल वाले केस में ड्यूटी किसकी है? अगर लॉस हुआ तो कौन लॉस किसका होगा? हु विल बियर द रिस्क, बायर या सेलर? सोचो, मैंने एक आइसक्रीम परचेज की 10 रुपए की, सोचो ध्यान से, 10 रुपए की आइसक्रीम ली, 10 रुपए दिए, आइसक्रीम का मालिक बन गया नहीं बन गया? बन गया। अब आइसक्रीम गिर गई तो नुकसान किसका है? बायर का। वेरी गुड, याद रहेगा। सर एक इसमें डाउट होता है कि जैसे अपन बायर सेलर जो है, अगर वो बायर को गुड्स अगर सेल करता है, हाँ, लेकिन अभी गुड्स है ही नहीं हमारे पास, फ्यूचर गुड बोलते उसको बेटा, फ्यूचर गुड ये रहा। हाँ, और अगर उसपे उसके बायर के नाम पे अगर उसने बिलिंग चढ़ा दी, हाँ, नाम पे बिल बन गया, हाँ, और अगर गुड डिस्ट्रॉय हो जाता है, हाँ, तो फिर किसका रिस्क होगा? बायर को होगा ना, क्योंकि बिल तो उसके ओनरशिप, हाँ, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो लायबिलिटी किसकी है? ऑलवेज रिमेंबर, 2 चीज चेक करना, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है ना तो लॉस कौन बियर करेगा? तो हमें क्वेश्चन में से बोलेगा कि कुछ तो ऐसे हिंट देगा कि हाँ हिंट देगा, बिना हिंट के क्वेश्चन बनेगा ही नहीं ना। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, ऑलवेज रिमेंबर द सेलर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। वेरी गुड शालू, करेक्ट आंसर दिया बेटा आपने, याद रहेगी। ये पढ़ोगे टॉपिक, कर लेना टॉपिक याद से अपने पास, कर लोगे, हो जाएगा। डन है? कोई डाउट इसके ऊपर? तो भैया देखो पार्ट, देखो 3 पार्ट अपने पास में, अनपेड, इंप्लाइड, एक्सेप्शन, सेल ओ बाय ओनर, वारंटी कंडीशन हमारा हो ही गया है। उसके बाद ट्रांसफर प्रॉपर्टी एंड रिस्क वाला एक टॉपिक और कर लो इसके अंदर लास्ट में अपने पास में। एक तो करना ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल में कुछ प्रोविजंस होते हैं कि क्या ऑक्शनर पार्टिसिपेट कर सकता है? कर सकता है, बट कैसे कर सकता है? नीलामी करवाने वाला खुद ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा? कर सकता है। अरे हाँ शालू, ऑक्शन सेल एक है कैवेट एम्प्टर, इजी है वो तो बेटा पार्ट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेट द बायर बी अवेयर, सामान चॉइस करने का ऑप्शन मिला। अच्छा रिप्लाई कर रहा, अच्छा पॉइंट निकल के आया, सुनो ध्यान से। कैवेट एम्प्टर तब तक अप्लाई नहीं होगा किसी क्वेश्चन में जब तक कि बायर को चॉइस करने का ऑप्शन नहीं दिया हो। याद रखना, चेक करना, अगर क्वेश्चन में, केस स्टडी क्वेश्चन में बायर को ऑप्शन दिया गया था सामान खुद चूज करने का, और वो अगर अपनी गलत चॉइस करता है, प्रॉपर चॉइस नहीं कर पाता, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? द बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल। इज इट क्लियर? इसी का डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर। इसकी एक्सेप्शन क्या बनेगी? मतलब एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि जहां पर बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सेलर रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर क्या रहेगा? याद करो, आपकी कंडीशन वारंटी वाला केसेस। याद आया? सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, याद आया? ये सारे बन जाएंगे एक्सेप्शन वाले पॉइंट। इज इट क्लियर? कोई डाउट इसके ऊपर? हो जाएगा। दूसरा यहां पर क्या पढ़ा था? ऑक्शन में एक पार्ट और था हमारे पास में,
कि या अगर ऑक्शनर या मान लो कोई भी पर्सन अपनी सामान का प्राइस बढ़ाने की कोशिश करता है इसलिए उसने पार्टिसिपेट किया, तो बताओ क्या ये वैलिड रहेगा ऑक्शन? नो, वेरी गुड, तो वॉइड रहेगा। इज इट क्लियर? बस ये कर लोगे, इसमें कुछ नहीं करना, कर लोगे और डन है पार्ट, 100 का कर लोगे पार्ट इतना। आगे बढ़ू, चले चले चले। सर वो जो गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस का जो है ना, वो वाली एक बार मुझे क्लियर कर दो। उसकी जो लाइन से मुझे वो समझ नहीं आ रही बुक की लैंग्वेज से। बुक की लैंग्वेज देख, सुन ध्यान से। एक टॉपिक है बेटा, गुड्स सोल्ड और सेल्ड अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब समझ पहले तू। अप्रूवल मतलब क्या है? जब तक सामने वाला एग्री नहीं कर रहा, मुझे बता क्या उसके नाम पर मैं टाइटल ट्रांसफर करूंगा? नहीं। तो सेंटर अप्रूवल का मतलब क्या है? सर एक्सेप्शन ऑफ कैविट एम्प्टर ऑफ इम्प्लाइड में काफी पॉइंट सिमिलर हैं, तो अगर कोई आता है तो दोनों पॉइंट लिखने हैं। शालू दोनों नहीं लिखने बेटा, ना 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 ना, आप उसमें कुछ पॉइंट सिंपल है, सैंपल, डिस्क्रिप्शन, रिमेंबर, सारे पॉइंट नहीं है उसमें, कुछ ही लिखने हैं आप लोगों ने। हालांकि आप लोग अपने इंप्लाइड कंडीशन वाले जो पॉइंट्स हैं और वारंटी पॉइंट वो लिख सकते हो वहां पर, ठीक है? अच्छा सुनो ध्यान से बेटा, गुड सेंटर अप्रूवल ले निकाल लेता हूं, पॉइंट को दिखा लेता हूं, एक सेकंड रुकना। एज ए सेलर मैं कहता हूं, एज ए बायर मेरे पास कोई सामान था, ठीक है, मैंने वो सामान किसी और को बेच दिया। अब तुम किसी को बेच रहे हो, इसका मतलब क्या प्रूव कर रहे हो तुम? यू आर डोमिनेटिंग ना, आपने प्रूव कर लिया। इसका मतलब बेचने का रेट कहां पे आ गया तुम्हारे पास में, बताना। अगर मोर्टगेज वाला पार्ट था, इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया, इससे हाँ या ना बोलो मुझे, डन है नहीं? तो तीन ही बात है, खुद से अप्रूव बोल के अप्रूव किया, सामान रख लिया, या उसके ऊपर डोमिनेटिंग पोजीशन शो किया आप लोगों ने। तीनों केस बनते किसके? गुड सेंट ऑन अप्रूवल या सेल और रिटर्न बेसिस। क्लियर? डन है? कोई डाउट इस पे? नो। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। डन है भैया? तुषार सुन, एक बात सुन, समझ नहीं आता सर किसमें वॉइड होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स का? अरे एक बात बता तुषार, एक छोटी सी बात बता मुझे, डिस्ट्रक्शन की बात कब आती है? सामान डिस्ट्रॉय बेचने के बाद हुआ या पहले हुआ? टेल मी, किस केस में वॉइड मानेगा? बता, छोटी सी बात का रिप्लाई कर तुषार मुझे। गुड्स बेचने से पहले या गुड्स बेचने के बाद? देखो डिस्ट्रक्शन तो हुआ, बट किस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा? बेचने से पहले, बेचने के बाद? पहले। और बात थोड़ी होगा, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, परफॉर्म हुआ ही नहीं है, और सामान गुड डिस्ट्रक्ट हो गया, खत्म हो गया, तो बता मुझे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है वैलिड? अब मैं एग्जांपल मुझे बताना, ये पानी की बोतल बेचूंगा तेरे को मैं, ठीक है, बात तेरी मेरी हो गई, ये पानी की बोतल बेचूंगा, आई विल सेल दिस बोतल टू यू फॉर ₹500, बात हो गई, तूने कहा डन, ओके, ठीक है, कल बेचूंगा, आज ये बोतल चूरा चूरा हो गई, इस बोतल का हो गया एक्सीडेंट, खत्म हो गई बोतल, सिर्फ प्लास्टिक बच गया। अब बता मुझे तुषार, पानी की बोतल ले ले, प्लास्टिक ले लेगा मुझसे? टेल मी, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड और नॉट? समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद तो लॉस किसका होगा? बाहर का ही होता है। डन, ओके, ठीक है। और वो डाउट है कि चले आगे बढ़े। नेक्स्ट इज कंपनीज एक्ट के ऊपर हमने डाउट कवर कर लिया था शायद, आई थिंक कोई डाउट इसमें है नहीं शायद, आप लोगों के पास में है कुछ डाउट? टीसीए में कुछ डाउट है? टॉपिक लिख लो, इसके अंदर टॉपिक लिखो, चलो लिखो टॉपिक, फर्स्ट लिखो क्या पढ़ना है पहले। भैया सबसे पहला काम टीसीए में क्या करना है, सुनो ध्यान से, काम की बात सुन लो, केस स्टडी क्वेश्चन मिलने का चांस ज्यादा है। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज के ऊपर, इसमें सब क्लियर है, वेरी गुड। होल्डिंग और सब क्लियर है, इसमें समझ में आ गया, अरे वेरी गुड, शाबाश। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज के ऊपर केस स्टडी क्वेश्चन आने का चांस है। सुनो ध्यान से बात को, पहला होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज के ऊपर क्वेश्चन आने का चांस है। सिर्फ मीनिंग नहीं, डिफरेंस पूछ सकता है इनके बीच में, या फिर इन पे केस स्टडी क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा कि ए बी की होल्डिंग है, बी सी की होल्डिंग है, तो बताओ, और सी ने डी की सब्सिडरी है, तो यहां पर आपको बताना आपके पास में, अगर कोई कंपनी एक की सब्सिडरी है, रिमेंबर, तो जिसकी सब्सिडरी वो होल्डिंग कंपनी उसकी कहलाएगी नहीं कहलाएगी? हाँ शिवानी बेटा, 20% स्टेक, कंपनी साथ में आ गई, मर्ज नहीं हुई है, साथ में आके काम कर रही है, वोटिंग राइट आपके पास ज्यादा नहीं है, नॉट मोर 50% वाला राइट नहीं आएगा उसमें। शिवानी रिपीट करो, समझाऊं उस पॉइंट को, डिटेल में बताऊं, ऐसे बोल दूं,
कंपनी का साथ में आके काम करना, इट मींस आपके पास वोटिंग राइट तो होंगे, बट ऐसे नहीं होंगे कि आप कंपनी के पूरे, एक्सप्लेन करता हूं, एक मिनट डील करता हूं, एक सेकंड रुक जा, करता हूं। ये बात क्लियर है, मुझे बताओ पहले तो होल्डिंग सब्सिडरी नोट करो, पहले होल्डिंग सब्सिडरी नोट करो, टॉपिक नंबर 2 नोट करो बेटा इसके अंदर, होल्डिंग सब्सिडरी। उसके बाद नोट करो इसमें टॉपिक हमारे पास में डॉक्ट्रिन, याद से करना है इस बार, ये पढ़ा चुका हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ कौन से, पहला नंबर 1 पे लिखो टर्कुएन रूल, केस स्टडी याद रखना है इसकी। नंबर 2 याद रखना कॉन्सिक्वेंसेस किसके, ऑफ अल्ट्रा वायरस। नंबर 3 एक्सेप्शन, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट इस बार का, एक्सेप्शन किसकी आएंगी, ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। एक्सेप्शन बता दो, बता दो इसका, कौन सा वाला बेटा, इसका इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन जो है। सुन मेरी बात, सुन ध्यान से, मुझे निकालने में टाइम लगेगा, सुन ध्यान से, क्योंकि आईपैड ऑफ होने वाले इसलिए बोल रहा हूं, पहले सुनो ध्यान से, सुन लो तीनों बात सुनो। इंडोर मैनेजमेंट, अगर क्लास रुक जाए समझ जाना, इस बार आईपैड ऑफ हो गया इस बार, ठीक है। सुनो, इंडोर मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। अभी एक क्वेश्चन कल ही मुझसे पूछा गया था कि सर 2 कंपनीज थी, लिंडले एक डायरेक्टर था, उसने लोन ले लिया, एग्जांपल सुनो ध्यान से। इंडोर मैनेजमेंट ये कहता है भैया कि कंपनी के अंदर जो भी काम है, याद करो चप्पल पड़ने वाला काम, याद है चप्पल कंसेप्ट क्या था, ये कंसेप्ट था हमारा कि सर अगर कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के अंदर कुछ भी हो रहा है या किसी पार्ट को फुलफिल नहीं किया गया, तो ये कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट की बातें आउटसाइडर को पता हो, ये मैंडेटरी नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, फोकस सामने। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक तरह से आउटसाइडर को सेव कर रहा है। किससे सेव कर रहा है कि कंपनी ने अगर अपने किस मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो भी लिखा हुआ है, ये मानकर चला जाएगा कि उसने वो सारे पार्ट को फुलफिल कर लिया होगा, रेजोल्यूशन पास कर चुकी होगी, मीटिंग बुला चुकी होगी, रिमेंबर ये मानकर चला जाएगा। उसी के बावजूद ही कंपनी मार्केट में शेयर इश्यू कर रही है, बॉन्ड इश्यू कर रही है, ये मानकर चला जाएगा। लेकिन मुझे बताओ, अगर कंपनी, 2 बात समझना ध्यान से, मीनिंग में ही छिपा है एक्सेप्शन, मीनिंग में छिपा एक्सेप्शन। मीनिंग क्या कहता है कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के अंदर किन पार्ट को, रेगुलेशन को, रूल्स को फुलफिल किया गया नहीं किया गया, ये कंपनी का अंदर का मैटर है भैया। इसके लिए आउटसाइडर रेस्पॉन्सिबल नहीं है। आउटसाइडर को सिर्फ मेमोरेंडम और आर्टिकल की नॉलेज होनी चाहिए, उसके अलावा वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन ये बोलती है, हाँ चप्पल टॉपिक वाला है, वेरी गुड, याद है। एक्सेप्शन ये कहती है बेटा कि अगर मैं कहता हूं कि मान लो आउटसाइडर जो कंपनी डीलिंग कर रहा था, टेल मी, किसी भी पार्ट के अंदर इम्प्रॉपर कंडक्ट की नॉलेज आपके पास थी। माइक ऑफ करो, श्रेया माइक ऑन है बेटा, एक सेकंड, एक से बहुत बढ़ रहा है, एक सेकंड सुनो। यस, इरेगुलरिटी की नॉलेज थी आपके पास में, आप एग्जांपल कोई फ्रॉड कर रहे थे अपने। अब मुझे बताओ, अगर कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के अंदर जो काम पूरा नहीं हो पाया, अगर आपको उसकी नॉलेज थी, किसी भी पार्ट में आउटसाइडर जो डीलिंग कर रहा है कंपनी के साथ में, उसको उन सब चीज की नॉलेज थी, किसी भी पार्ट की, टेल मी, और तुम्हें उसी से नुकसान पहुंचने वाला था आउटसाइडर को, तो क्या उस केस में इंडोर मैनेजमेंट उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा पाएगा? टेल मी, हाँ या ना? छोटी सी बात तो लिख भी दिया, इरेगुलरिटी, फोर्जरी, नेग्लिजेंस, नॉलेज ना होना। बताओ अब तुम्हारे अगर जहां पर आउटसाइडर का फॉल्ट है, उसे नॉलेज थी, उसने एमओए पढ़ा नहीं, तो इन सब में क्या होगा बता? हु विल बी हेल्ड लायबल, कंपनी और द आउटसाइडर? बताओ। वेरी गुड, आउटसाइडर। ठीक है, तो जितने भी एक्सेप्शनल पॉइंट है वो क्या कहते हैं? सभी एक्सेप्शनल वाले पॉइंट में एक ही बात देखने को मिलेगी कि यहां पर गलती किसकी होगी? आउटसाइडर की मिलेगी आपको। उसे कंपनी के बारे में पता होगा या उसने एमओए नहीं पढ़ा होगा। रिमेंबर, अगर कंपनी के अंदर डायरेक्टर था, एग्जांपल के लिए वो खुद ही कंपनी का डायरेक्टर का पार्ट था और उसने शेयर भी खरीद रखे थे, टेल मी, क्या नॉलेज नहीं होगी उस चीज को? बताओ, होगी ना? नेक्स्ट पे आओ, डॉक्ट्रिन में इंडोर मैनेजमेंट और अल्ट्रा वायरस याद से करना है। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया, एक क्वेश्चन सुनो ध्यान से बात को। कंपनी एक्ट में और नोट करो, आप पार्ट नोट करेंगे कंपनी के फीचर्स के ऊपर, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल डाल रखी है मैंने, कॉर्पोरेट वेल की लिफ्टिंग के टॉपिक। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगेन द सेम थिंग कि मेंबर्स की प्रोटेक्शन। देखो वहां क्या था, सुनो ध्यान से, ये दे रहा, कॉर्पोरेट वेल इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द मेंबर्स। फोकस सामने, एक सेकेंड सुनो ध्यान से। कॉर्पोरेट वेल इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द मेंबर्स
इंडोर मैनेजमेंट प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू आउटसाइडर्स। तो एक्सेप्शन मतलब क्या, उल्टा, यहां पर फंसेंगे मेंबर एक्सेप्शन के अंदर और यहां फंसेगा आउटसाइडर एक्सेप्शन के अंदर। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या बोल रहा हूं? कॉर्पोरेट वेयर प्रोवाइड करता है किसको, प्रोटेक्शन टू मेंबर, तो लिफ्टिंग का मतलब है जहां मेंबर पिटेंगे, सिंपल सी बात। यहां क्या था, दिस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आउटसाइडर, एक्सेप्शन मतलब आउटसाइडर पिटेंगे यहां पर, सिंपल सी बात ही है। पिटना का मतलब लायबल होंगे, पर्सनली लायबल हो जाएंगे यहां पर अपने पास में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट नोट करो, लिफ्टिंग वाले पार्ट के नोट करो, नेक्स्ट नोट करो बेटा, ये पढ़ना आप लोगों ने, टॉपिक याद से करना जो कवर करना अपने पास में। नेक्स्ट पे आओ, फटाफट आओ, चलो 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 चलो। लिफ्टिंग वाले पार्ट के बाद आप इसके प्रोविजन याद रखोगे और कुछ नहीं करना आप लोगों ने। नेक्स्ट पे आता हूं सर, इसके बाद में कंपनीज की टाइप के बाद एक याद करना, इनकॉर्पोरेशन। द इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स, 1 पर्सन कंपनी वाले, ओपीसी वाले, होल्डिंग कंपनी के बारे में, ओपीसी के बारे में, और एक आया था लास्ट टाइम में 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, नॉट फॉर प्रॉफिट, याद आया? एसोसिएशन सेक्शन 8 कंपनीज लास्ट टाइम पूछ चुका है, इस बार पूछ सकता है आपसे, ठीक है? सेक्शन 8 कंपनी, स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, डॉक्ट्रिन एंड द फर्स्ट वन, एंड दैट्स इट। इतना कर लो, ठीक है? और उसके बाद में जब चैप्टर खत्म करने वाले होंगे तो बस एक काम कर लेना, सिंपल सा एक रीडिंग मार लेना। रीडिंग किसके ऊपर? टाइप्स ऑफ कंपनीज के ऊपर, कंपनीज की टाइप के ऊपर एक बेसिक सा रीडिंग मार लेना, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना आप लोगों ने, कर लोगे पार्ट, हो जाएगा, डन है? बस बेटा बस, मैक्सिमम 1% बैटरी बची, आईपैड की बंद होने वाला है, तो सुन लो ध्यान से। शिवानी 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड ले ले बेटा, 1 सेकंड, रुक जाना नहीं, 1 सेकंड बस, तू बंद ना हो भाई, बाकी देख लेंगे। सुनो सुनो सुनो, चेक कर बेटा, मैं मीनिंग पढ़ा रहा हूं, 1 सेकंड रुक जा, ताकि तो याद आ जाए टॉपिक एक बार। ये पूरा हम कर चुके हैं क्लास के अंदर अपने पास में। फटाफट नोट करो, नेक्स्ट पे आओ। जो भी डाउट बचे हैं प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना हैंड टू हैंड, अभी मैं देख लेता हूं, वरना बंद हो जाएगी क्लास। 1 सेकंड, एक नोट करो, नोट करो। लास्ट इज एलएलपी एक्ट, सुन लो ध्यान से। एलएलपी एक्ट के ऊपर पूरी की पूरी वीडियोस यूट्यूब पर डाल रखी है मैंने आपके पास में। कन्वर्जन ऑफ एलएलपी एक टॉपिक, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी पूरा टॉपिक अवेलेबल है। नहीं बेटा, हाँ शालू होल्डिंग कर पाएगी, सब्सिडी नहीं कर पाती, एग्जैक्टली यस, ठीक है? सुनो ध्यान से, इसमें ज्यादा प्रोविजन नहीं पढ़ने, 2 टॉपिक सुनो ध्यान से बात को। पहला है इसके अंदर स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नहीं पढ़ा हुआ तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पर, पूरी वीडियो। दूसरी, इसके अलावा कन्वर्जन वाला टॉपिक कर लेना भैया से। सुनो भैया, कन्वर्जन वाला पार्ट क्या बेटा? स्टेप ऑफ इनकॉर्पोरेशन में वो 3 ई-फॉर्म 1, ई-फॉर्म 2, ई-फॉर्म 3 बस वो लिख सकते हैं। हाँ देख मेरी बात सुन, अगर ई फॉर्म के चक्कर में पढ़ना करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं बताऊं स्ट्रेटली, मैंने इस वीडियो पे डाल रखा है प्रॉपर सीक्वेंस कि कैसे याद करना है, दैट्स इट। याद से गुनगुन वीडियो देख ले बेटा, मैं शेयर कर दूंगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं रहेगा फिर तेरे वाला, ठीक है? ओके। कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी एलएलपी के फॉर्म में, ये वाला क्वेश्चन बनता है इस बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके अलावा एक टॉपिक आता है सेसेशन ऑफ पार्टनर्स। एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं बेटा, सेसेशन मतलब होता है स्टॉप, सीज को बोलते हैं स्टॉप, इट मींस सीज। अब चेक करो, मुझे बताओ, जिस तरह पार्टनरशिप में अगर पार्टनर अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करेंगे तो क्या उन्हें रोका जाएगा, नहीं रोका जाएगा? टेल मी अनुष्का, मैं वही बोल रहा हूं, बता मुझे। पार्टनरशिप फॉर्म में भी जब अगर पार्टनर्स अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं करते थे तो दे विल बी हेल्ड लायबल और नॉट? बोलो, था ना? सेम तो टॉपिक यहां पर भी आ गया कि एलएलपी वाले पार्ट में भी अगर पार्टनर्स अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करते, ड्यूटी क्या थी भैया? प्रॉपर अकाउंट्स डिस्कस करना, शेयर करना। रिमेंबर, कंपनी अपने यहां पे फर्क क्या हो जाएगा? वहां पार्टनरशिप था, यहां एलएलपी लिखोगे, सिंपल सी बात ये है। मेन पॉइंट वही है कि जहां पर भी पार्टनर्स ने अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं किया, नॉट फुलफिल्ड सेम ड्यूटीज, उस कंडीशन में ये एक्ट रोक देगा किसको? पार्टनर्स को, उसकी अथॉरिटी से।
पार्टनर्स को उनकी अथॉरिटी से रोकना ही कहलाता है सेसेशन ऑफ पार्टनर्स। याद रहेगा? क्लियर है पॉइंट? पढ़ लोगे, रीडिंग कर लोगे। मैं डाउट लेने का रेडी हूं, कोई दिक्कत नहीं, डाउट दे देना मुझे इस क्लास के बाद में कि भाई व्हाट्सअप करना बेटा उस बात पे, ठीक है? ये आईपैड को जगाने में टाइम लग जाएगा मुझे दोबारा से। ऐसा क्लियर है? सुनो ध्यान से बात को, फिर भी कोई डाउट रहेगा पिक कर लूंगा, डोंट वरी, भेज देना मुझे प्लीज याद से। ओके चलो नेक्स्ट पे आता हूं, स्टेप कन्वर्जन सेसेशन। इसके बाद आओ भैया नेक्स्ट पे, एक कुछ मिसलेनियस प्रोविजन है यहां पे, एक भी नोट करना याद से, हो सकता है इसमें क्वेश्चन पूछे इस बार, चांसेस है। ओ हो गया बंद, सुनो ध्यान से।